तो कल हमने कहाँ तक देखा था, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया था कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमको किस किस टाइप का इथिकल वैल्यूज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें से एक था हमारा लीगल, कुछ भी हो जाए भैया हमको रूल के बाहर नहीं जाना है, ठीक, हमेशा रूल्स को फॉलो करना है, ठीक। सेकेंड हमारा क्या था, जस्ट एंड फेयर रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, अकाउंटेबल रहना है, अपने वर्क को लेके कमिटमेंट शो करना है, हमेशा रिस्पॉन्सिव रहना है, इंटीग्रिटी शो करना है, मोरल कंडक्ट शो करना, नेशनल इंटरेस्ट शो करना, ठीक। उसका हमने क्या देखा था कि हमारा प्राइवेट और पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर, पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप के अंदर क्या रोल प्ले होता है एथिक्स का, ठीक है, हमने ये देखा था। हमने डिफरेंस भी देखा था कि पब्लिक रिलेशन और प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये रहा मेरा पर्सनल रिलेशनशिप, ये रहा मेरा प्राइवेट सॉरी पब्लिक रिलेशनशिप, पर्सनल। तो क्या होता है पर्सनल रिलेशनशिप में हमको क्या चाहिए होता है लोगों से, हमारा डिमांड क्या होता है पर्सनल रिलेशनशिप में, लॉयल्टी, ठीक। पर्सनल रिलेशनशिप जो हमारा होता है, ठीक है, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे पार्टनर, तो उसमें क्या होता है हमारा, हम लोग क्या ढूंढते हैं, लॉयल्टी खोजते हैं, लव खोजते हैं, केयरिंग खोजते हैं, अफेक्शन खोजते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा पब्लिक रिलेशनशिप होता है वहां पे हम लोग ये सब नहीं खोजते, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि मेरे साथ जो मेरा बंदा काम कर रहा है वो लॉयल है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि भैया मेरा जो रिलेशनशिप है उसके साथ वो खाली ऑफिशियल रिलेशनशिप है, ठीक है। उसको मेरा ऑर्डर फॉलो करना है, अगर कोई मेरा सीनियर है तो मुझे उसका ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, मुझे उससे प्यार है कि नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन जो पब्लिक रिलेशन होता है उसमें क्या क्या हमको खोजना, हम चाहते हैं रिस्पेक्ट, अटेंशन, पावर, ऑथोरिटी और अदर बेनिफिट, ठीक है। अगर मान लिया जाए पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर मान लो तुमने कुछ काम नहीं किया, ठीक है, एग्जाम्पल, तो तुम्हारा रिलेशनशिप टूट नहीं जाता है, ठीक। लेकिन अगर प्राइवेट तुम्हारा अगर मान लिया जाए कि अगर पब्लिक, अगर मान लो तुम ऑफिशियल पोस्ट पे हो, ठीक ना, अगर मान लो वहां तुमने अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं किया तो रिलेशन वहां टूट जाता है, ठीक है, पोस्ट से निकाल देगा, ठीक, रिजाइन दिलवा देगा, वो सब चीज हो गया, ठीक है, इसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। उसके बाद सेपरेशन होना चाहिए प्राइवेट और हमारा पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर, ठीक। लेकिन क्लियर टाइट सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हमारा प्राइवेट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हमारा जो पब्लिक रिलेशन होता है और जो पर्सनल रिलेशन होता है वो एक दूसरे को अफेक्ट करता है और एक दूसरे से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो कोई इंसान घर से झगड़ा करके जाएगा तो ऑफिस में जाकर गुस्सा निकालेगा, ठीक। लेकिन क्या होता है कि इनके बाद भी क्या होता है, कुछ कुछ वैल्यूज दोनों में कॉमन होता है, चाहे वो पब्लिक लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। जैसे ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, इंपैथी हो गया, ट्रस्ट हो गया, इक्वालिटी हो गया, ठीक है, ये सब चीज, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट। तो एक सिविल सर्वेंट जो है उसका पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट को अपने पर्सनल लाइफ के अंदर क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर उसका इथिकल वैल्यूज क्या होना चाहिए, उसका वैल्यूज क्या होना चाहिए पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में उसका वैल्यूज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल ethics refers to the code of conduct that an individual identifies to be morally and ethically right in everyday life, ठीक। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है मेरा पर्सनल इथिक्स का, इसको हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं कैरेक्टर का पार्ट है, ठीक है। दीज आर इंस्टिल ओवर लाइफ टाइम, मतलब क्या होता है अल्टीमेटली हमारे बचपन से हमको सिखाया जाता है, हमारी फैमिली के द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा। तो क्या होता है ये पर्सनल वैल्यूज क्या होता है कि बहुत लंबा इनका मतलब एक टाइप से नर्चर किया जाता है हमारे अंदर, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल मोरल एंड वैल्यूज, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, रीजन, ये कहाँ से सोर्स कहाँ से आता है, हमने क्या देखा था, इंडिविजुअल्स का मोरल वैल्यू क्या है, उस पर्सन का खुद का मोरल वैल्यूज क्या है, ठीक है। किस सोसाइटी में वो रहता है उसका मोरल वैल्यू क्या है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है उस रिलीजन का मोरल वैल्यू क्या है, ठीक। तो इन सबको मिला के उसका पर्सनल रिलेशनशिप मतलब पर्सनल वैल्यूज बनता है, ठीक है। तो किसी भी इंसान का जो पर्सनल इथिकल वैल्यूज होता है वो डिपेंड करता है उसके फैमिली के ऊपर, उसके सोसाइटी के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर, उसके सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, उसका खुद के ऊपर, उसका एडुकेशन के ऊपर, उसका फ्रेंड सर्कल के ऊपर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सब चीज। अब जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है कहाँ से आता है, अब जैसे मान लिया जाए कि अभी एज हम लोग सब एस्पिरेंट है, ठीक है, तो हमारे पास पर्सनल एथिक्स हो सकता है लेकिन हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स तो है नहीं कुछ। तो प्रोफेशनल एथिक्स कब आएगा, जब हम मान लो क्लियर करते हैं, फिर कल को जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हमको बताया जाएगा भैया ये रहा आपका सोर्स ऑफ सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट, इसको आपको वहाँ से फॉलो करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ बिहेवियर एंड मोरल रिक्वायरमेंट दैट दे हैव टू फॉलो इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, जो अपना ड्यूटी को बातों का उसको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, नहीं, वैल्यूज जो बात देखो मैं आगे हम लोग देखेंगे, ठीक ना।
तो क्या होता है कि आपको सिर्फ बताया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पर्सन फॉलो करता है नहीं करता है, देखो बुकिश चीज हो सकता है अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उसके बिहेवियर चीज शो करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के अंदर भी चीज सिखाया जाता है, लेकिन आपको काइंड होना है, आपको ऑनेस्ट होना है, ये ट्रेनिंग के थ्रू आप नहीं सीख सकते, ये आपके कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, हमारा वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है या फिर वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जो हमारा इंस्टीट्यूशन हमें देता है और बोलता है कि भैया ये रहा आपका सेट ऑफ रूल, ये आपको फॉलो करना है व्हाइल डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी। क्लियर है? तो ये डिफरेंस होता है हमारा पर्सनल एथिक्स के अंदर और प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, ठीक। पर्सनल एथिक्स जो होता है हमारा बचपन से हमें एक टाइप से लर्न करते हैं, अपने आप लर्न करते हैं बहुत अच्छी, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है कहीं ना कहीं एक्सटर्नली इम्पोज किया जाता है हमारे ऊपर, ठीक है। दे लार्जली कंसिस्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एट वर्क प्लेस। कोई भी ऑफिस कल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ एक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा उनका, ठीक, वो हमारा एक इथिकल प्रोफेशनल एथिक्स बन जाएगा। तो वो मैटर करता है हर इस वर्किंग स्पेस के अकॉर्डिंग अलग अलग, इस ऑफिस में काम करे तो इसका अलग कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उस ऑफिस में काम करे तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आपको वेल मेंटेन फॉर्मल ड्रेसेस में आना है, लेकिन वही अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, प्राइवेट इन द सेंस मान लो गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको फॉर्मल रहने का जरूरत नहीं, आप इनफॉर्मल में आ सकते हो, ठीक है, जिससे कि वो फ्रेंडली माहौल बने और तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। तो मेनली क्या होता है प्रोफेशनल एथिक्स होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका को वर्क प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद लॉ ऑफ द लैंड, जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री का लॉ कैसा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कैसा है, कैसा है उस कंट्री का सोसाइटी कैसा है, कल्चर कैसा है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, इंडिया के अंदर क्या है कि अगर मान लो कि एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस के अंदर क्या होता है ड्रेस कोड, ड्रेस का एक कोड होता है, वो ड्रेस कोड भी कहीं ना कहीं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो फीमेल का ड्रेस कोड क्या होता है, साड़ी, साड़ी में आना है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर ये चीज, लेकिन फॉरेन कंट्री या प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो सारी कंपलसरी नहीं होता है ना, तो क्यों, क्योंकि भैया ऑफिस चेंज हुआ तो वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी चेंज हो गया, तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है या ऑफिशियल हमारा, तो क्या होता है डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो प्रोफेशनल इथिक्स may require a civil servant to promote issues not considered the best possible for a civil servant himself, causing a moral conflict। मतलब क्या होता है देखो, अब पर्सनल लाइफ में क्या होता है पर्सनल एथिक्स के साथ कि भैया मेरे को जो सही लग रहा है मैं वो चीज करूंगा, ठीक है, फॉर माई ओन इनर सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? लेकिन आप जब एक ऑफिशियल पोस्ट पे होते हो ना, तो वहां पे बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आता है कि आप जो करना चाहते हो आप वो चीज नहीं कर सकते हो, ठीक, या फिर जो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं आपका जो मोरल वैल्यू जो उसको परमिट नहीं कर रहा है, ठीक है, उस चीज को। क्या है देखो, प्रोफेशनल एथिक्स में रिक्वायर सिविल सर्वेंट टू, तो प्रोफेशनल एथिक्स में रिक्वायर अ सिविल सर्वेंट टू प्रमोट इश्यूज नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट पॉसिबल बाय द सिविल सर्वेंट हिमसेल्फ। तो वो भले ही उसके अकॉर्डिंग या उसके मोरल वैल्यूज के खिलाफ हो, लेकिन उस चीज को करना पड़ेगा बिकॉज वो उसका प्रोफेशनल इथिक्स से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है क्या, कि भैया वो अपने पर्सनल इथिक्स को वैल्यू दे या अपने प्रोफेशनल इथिक्स को वैल्यू दे, ठीक है, किस चीज को वैल्यू दे। तो ये दोनों में से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे एक सिचुएशन में दिया ना, मान लो लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, मान लो लॉकडाउन के टाइम में गवर्नमेंट ने आपका रूल ये कहता है कि भैया किसी भी इंसान को बाहर वो निकला हुआ है तो उसको आप लठ मारो, भैया क्यों बाहर निकला, घर जाओ, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए वही कोई इंसान है उसका इमरजेंसी में उसको निकलना पड़ा बाहर में, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं आप उसको मारोगे, ठीक है, उसका मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना डीएम ऑफिस वाला, कि एक बूढ़ी औरत है, ठीक है, एग्जाम्पल लॉकडाउन टाइम में सब काम वाम सब बंद हो चुका है, ठीक है, तो वहां पे उसको हेल्प भी चाहिए, लेकिन उसके पास राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, जैसे वो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा ले पाए, तो वहां पे वो डीएम क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या, कि भैया वो प्रोफेशनल इथिक्स को फॉलो करे, रूल्स को फॉलो करे, क्योंकि प्रोफेशनल इथिक्स का एक, हमारा प्रोफेशनल इथिक्स का एक हमने एक क्या था हमारा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, ठीक है, जो रूल्स है उसको फॉलो करना, ठीक। तो यहाँ पर ये अपना रूल्स को फॉलो करे, प्रोफेशनल इथिक्स को फॉलो करे, या फिर अपना मोरल वैल्यूज को फॉलो करे। क्लियर? गरीब का मदद करना चाहिए, बेचारा क्या होगा नहीं होगा उस टाइप का, ठीक। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि आपको दोनों वैल्यूज को प्रमोट करना पड़ेगा, आप किसी एक को नहीं चुन सकते हो, ठीक है, आपको कोई बीच का रास्ता सोचना पड़ेगा। For example, a police officer may personally believe that the law that he is required to enforce is wrong। तो मेनली क्या होता है बहुत बहुत सारा लॉ ऐसा है जो पुलिस ऑफिसर खुद उसको लगता है कि नहीं ये लॉ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको तब भी वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है बिकॉज वो उसका प्रोफेशनल ड्यूटी है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि हाँ, जैसे मान लिया जाए कि मैं बहुत ही ज्यादा लिबरल पर्सन हूँ, ठीक ना, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि भैया एक इंसान
ठीक है, उसको अपना पार्टनर चुनने का हक उसके पास है। ठीक, वो पार्टनर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके चॉइस के ऊपर, ये उसका पर्सनल मैटर कि क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, किसके साथ रह रहा है, ठीक, वो पर्सनल मैटर उसका, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ, लेकिन जब 377 हमारा मतलब क्रिमिनलाइज था, तो मेनली क्या होता था कि भले भले ही मैं मानता हूँ कि नहीं ऐसा चीज सबका हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हम किसके साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को उस पर्सन को अरेस्ट करना पड़ता बिकॉज वो मेरा प्रोफेशनल ड्यूटी था, प्रोफेशनल इथिक्स था। क्लियर है? तो बहुत बार क्या होता है, ऐसा काम हम लोग को करना पड़ता है जो भले ही हमारे अंदर से हमको लगता है कि नहीं गलत है, ये मेरे खुद के पर्सनल मोरालिटी के अगेंस्ट में, लेकिन वहां सिचुएशन में क्या होता है कि आपको, आप जब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गया तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको हमेशा अपना पर्सनल वैल्यूज के ऊपर प्रोफेशनल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्लियर है? योर प्रोफेशनल वैल्यूज विल ओवर रूल्ड योर पर्सनल वैल्यूज। क्लियर है? तो वही है ना, पुलिस ऑफिसर मेरे पर्सनली बिलीव दैट अ लॉ दैट ही इज रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स इज रॉन्ग। इसे 377 आईपीसी था पहले। हाउएवर अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन वो कोड ऑफ कंडक्ट उसका है क्या, उसको अरेस्ट का मतलब अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ही इज रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स द लॉ। भले वो मानता है कि लॉ गलत है, लेकिन तब भी उसको इन्फोर्स करना ही करना पड़ेगा। ठीक है? Thus, logically, they may be distinguished, but the distinction between professional and personal ethics is not very strict because both in public and private lives, one has to live same ethical values in general। ठीक है? तो मेरी देखो, इंसान तो मशीन नहीं है ना कि भैया घर में आए तो फटाक से स्विच ऑन कर दिया कि ये मेरा पर्सनल एथिक्स स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है? ऑफिस में गया तो ये स्टार्ट हो गया कि नहीं ये मेरा प्रोफेशनल एथिक्स स्टार्ट हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो मेनली क्या होता है, कोई हमारा हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं कि हमको अपना पर्सनल इथिक्स को और प्रोफेशनल इथिक्स को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल रियल में प्रैक्टिकल में हो नहीं पाता है। वन हैज टू लिव बाय सेम इथिकल वैल्यूज इन जनरल। ठीक है? कुछ इथिकल वैल्यूज को उसको मानना पड़ता है, कॉमन होता है, जो कि उसको पर्सनल लाइफ में फॉलो करना पड़ता है और प्रोफेशनल लाइफ में फॉलो करना पड़ता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, कमिटमेंट हो गया। तो कमिटमेंट अपने फैमिली के लिए भी हो सकता है, अपने ऑफिस काम के लिए भी हो सकता है। It is also very important that the relationship between personal and professional ethics of civil servant is not necessarily that of a conflict। ठीक है? तो मैंने क्या बताया था कि बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है ना कि जहां पर पर्सनल वैल्यूज में और प्रोफेशनल वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है? क्लियर? पर्सनल वैल्यूज बोलता है नहीं भैया ये काम करना ठीक होता है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स बोलता है नहीं भैया ये तो कहीं ना कहीं रूल के अगेंस्ट में जा रहा है। कोई तो काम ऐसा होता है जो प्रोफेशनल एथिक्स बोलता है ये काम करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये रूल्स है हमारा, ठीक है, सिस्टम है हमारा, लेकिन पर्सनल आपको ये बोलता है नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो मेनली क्या होता है, बहुत बार ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ता है पब्लिक सर्वेंट को, जब वहां पे उसका पर्सनल वैल्यूज और प्रोफेशनल वैल्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है? क्लियर? ठीक, लेकिन हम लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्या है कि अपना दोनों वैल्यूज के बीच में उतना कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन नहीं होने देना, बिकॉज अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं ना तो हम अपने पर्सनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर और ना तो हम अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज को ठीक से निभा पाएंगे। ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। बोलो। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट करने से बोलना। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट इज नॉट नेसेसरली दैट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही हो। इफ देयर इज अ वाइड गल्फ, जैसे मैंने बताया ना कि मान लो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गहराई होगा, मतलब अपोजिट होगा, ये बिल्कुल बोला कि नहीं ऐसा करना चाहिए, बोला नहीं ऐसा करना सही होगा। ठीक है? अगर मान लो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, इफ देयर इज अ वाइड गल्फ बिटवीन द टू, इट मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, ठीक है, और डिप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है? तो उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आया कि भैया मैंने अपना वैल्यूज को मार दिया अपना ये काम करने के लिए। अगर प्रोफेशनल नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा नहीं अपना मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, पूरा किया, मैं उसको बचा सकता था लेकिन मैं नहीं बचा पाया उस चीज को। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। Hence, a convergence between the personal and professional ethics is essential not only to avoid ऐसा सिचुएशन को एंड फ्रस्ट्रेशन बट ऑल्सो इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। तो इसलिए क्या है कि हमको अपना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट के मतलब पर्सनल वैल्यूज और प्रोफेशनल वैल्यूज के वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको मिनिमाइज करना है, उसको कहीं ना कहीं मतलब दोनों वैल्यूज को मिला के रखना है, जिससे कि ना कि सिर्फ हमारा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ खुद के भलाई के लिए कि एग्जाम्पल हमारा खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा नहीं। तो हमको अपना पर्सनल वैल्यूज को और प्रोफेशनल वैल्यूज को मिला के रखना है। ठीक है? उनके बीच में कोशिश करना है कि कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। ठीक? ऐसा करने से क्या है कि ना तो हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं आएगा और प्लस हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा, और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो आएगा ही, उसके अलावा हमारा जो काम है ना उसके अंदर भी इफेक्टिवनेस आएगा। ठीक है? क्योंकि हमारा क्लियर माइंडसेट के साथ काम कर पाएंगे उस काम को। ठीक है?
अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक, जैसे कि ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि मान लो कि आप एक एरिया के आईपीएस हो, ठीक है, आपके पास एक एक शाम क्या होता है, एक मान लो कि लड़की आती है कंप्लेन करने के लिए, क्या कि उस एरिया का जो एमएलए है, ठीक है, वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, ठीक है, सिंपल सा बात है, उसके साथ उसने मतलब मान लो कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया उसका, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, अगर मान लो आईपीएस के पास वो आती है तो उसको ये नहीं वैसे सिचुएशन क्या होगा, आईपीएस या फिर वो बोले भैया मेरे को उसने जान का धमकी दिया, उसने मार देगा, अगर मैं बाहर गई तो मार देगा वो, कि उसको अगर पता चला कि मैं पुलिस के पास कंप्लेन करने आई तो मेरे को मार देगा, ठीक है। अब क्या है ऐसे सिचुएशन में कि आपको ही पता है कि ऐसा चीज पॉसिबल होता है, ठीक है, कि अगर मान लो उसको सिक्योरिटी नहीं दिया गया इस टाइम में तो वो मारी जा सकती है, ठीक है। तो आपका मोरल वैल्यूज क्या कहता है कि वो हेल्प मांगने आई तो आप उनका हेल्प करो, तो मोरल वैल्यूज क्या कहता है उसका हेल्प करो। लेकिन आपका प्रोफेशनल वैल्यूज क्या कहता है कि नहीं, इसका अगर कुछ हुआ तो उसको पहले पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, एफआईआर करवाना पड़ेगा। उसके बाद एफआईआर करवाने के बाद वो फिर कोर्ट में केस जाएगा, फिर कोर्ट उसको प्रोटेक्शन देगा, तो तब जाकर उस लड़की को प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे उस वाले केस में हुआ था, उन्नाव वाले केस में, ठीक है, जब तक कोर्ट ने उसके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर दिया, तब तक उसका पूरा फैमिली को मार दिया गया था, कोई नहीं बचा था, इवन लास्ट में उस लड़की को ही मार दिया गया था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आईपीएस का पर्सनल वैल्यू क्या बोल रहा है, भैया इसको अभी तुरंत हेल्प चाहिए वरना वो उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या चाहता है, अभी तुरंत उसको हेल्प करे, ठीक। लेकिन अगर वो मान लो कि अभी तुरंत हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रोफेशनल वैल्यूज के अगेंस्ट भी जा रहा है, ठीक है। तो उसका पर्सनल वैल्यू क्या करता है, अभी तो इंस्टेंट हेल्प करो उसका, ठीक। लेकिन उसका प्रोफेशनल वैल्यूज क्या बोलता है, नहीं, अगर इंस्टेंट वेल्क करूंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। तो प्रोफेशनल वैल्यूज क्या बोलता है, उसको कोर्ट में मतलब पुलिस स्टेशन भेजो एफआईआर करने के, फिर कोर्ट उसको प्रोटेक्शन देगा, ये वाला चीज, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, एक सेकंड कंप्लीट करने देना मेरे को। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोनों जो पर्सनल वैल्यूज और जो प्रोफेशनल वैल्यूज है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक कह रहा है नहीं इसको तुरंत अभी प्रोटेक्शन, तो एक कह रहा है नहीं, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू प्रोटेक्शन पाने का एक लीगल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू इसको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा गैप है। ऐसे सिचुएशन में अगर उसके साथ कभी कुछ हो गया गलत इन फ्यूचर, उसको मार दिया जाता है, ठीक है, एफआईआर करने पुलिस स्टेशन का उसको मार दिया गया, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो बंदा होगा आईपीएस वाला, ये लाइफ टाइम खुद को गिल्टी फील करेगा, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए क्या है कि हम लोग को कोशिश करना है कि हमारा जो पर्सनल इथिक्स है और जो प्रोफेशनल इथिक्स है उसके बीच में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर मान लो अब ठीक है, अगर ना हो तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो फील्ड ऑफ गिल्ट है जब ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम क्लियर माइंड से काम कर पाएंगे यहाँ पर। हाँ बोलो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ। हाउ टू बी ऑनेस्ट व्हेन द एंटायर सिस्टम इज करप्ट, ठीक। तो वही कैसे सिंघम बनना है, तो वही है कि अगर पूरा का पूरा जैसे मानते हैं आप एक ऑफिस में आपका पोस्टिंग हुआ, ठीक है, एक एरिया में पोस्टिंग हुआ जहाँ पे सब लोग करप्ट है, ठीक ना, आपका सीनियर भी करप्ट है, आपके जूनियर्स भी करप्ट है, उस एरिया के एमएलए भी करप्ट है, सब लोग करप्ट है, ठीक। वैसा सिचुएशन में आप खुद को कैसे प्रोफेशनल इथिक्स और अपना जो अब देखो करप्ट इंसान जो कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशनल इथिक्स भी वो मार रहा है, ठीक है, और प्रोफेशनल इथिक्स के अगेंस्ट भी वो जा रहा है, और अपना पर्सनल इथिक्स के अगेंस्ट भी जा रहा है, ठीक है। मतलब एक इंसान जो करप्ट है वो प्रोफेशनली भी अनइथिकल है और पर्सनल में भी इनइथिकल है, ठीक है। तो अनइथिकल लोगों के बीच में रह के कैसे आपको अपना इथिकल वैल्यूज को बचाना है, सेव करना है या प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। तो वही है मेंटेन हाई पर्सनल इंटीग्रिटी, मतलब क्या कि भैया ठीक है दूसरे जैसे होने दो, लेकिन क्या है कि अपना एक खुद को एज रोल मॉडल पेश करो वहां पर, ठीक है, कि लोग आपको देख के एक टाइप से इंस्पायर्ड हो और खुद भी वो भी मतलब एक टाइप से ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर सके। तो मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी, यू मस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस इंटीग्रिटी बिफोर यू प्रीच टू अदर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह ट्रांसफर होकर पता चला कि सब लोग करप्ट है तो आप उसको झाड़ना स्टार्ट करते हो, तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो, ठीक। पहले आप खुद ये लोगों को शो करो कि भैया मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अनकरप्ट हूँ, ठीक है, मैं करप्ट नहीं हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को बोलो कि आप भी करप्शन छोड़ो, करप्शन गलत है, ठीक है, आप भी ऑनेस्ट बनो। पहले आप तो ऑनेस्ट बन जाओ, खुद दूसरों को समझाने से पहले, ठीक है। तो वही है, फर्स्ट यू एक्ट देन प्रीच, ठीक। बी ऑनेस्ट बाय कन्विक्शन एंड नॉट बाय फियर और बाय कंपल्सन, ठीक। खुद से ऑनेस्ट बनो, ठीक है, खुद की मर्जी से ऑनेस्ट बनो, वॉलंटरी बनो, ना कि किसी के फियर में बनो या कंपल्सन के अंदर। नो योर जॉब जॉब वेल, मतलब क्या है कि अगर आप अपने काम को अच्छे से जान रहे हो तो सिंपल सा बात है, काम को अच्छे से जान रहे हो तो आपको अच्छे से रूल्स पता होगा, आपको अच्छे से रेगुलेशंस पता होगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि अगर मान लो कि कल कोई सीनियर आपको या फिर आपके जो
जूनियर से उसको प्रेशराइज कर रहा है कि अगर आपने ये काम नहीं किया पैसा लेके या फिर उन साहब का काम नहीं किया तो आपके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा अगर आप अच्छे से रूल्स जान रहे हो तो अपना जूनियर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। भैया डिपार्टमेंटल कार्रवाई ऐसे नहीं होता है, दिया जाएगा, किसी का नोटिस मिलेगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपका सुना जाएगा वहां पे बात, फिर सुनवाई होगा, फिर प्रूफ होगा, उसके बाद आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या कि आप अपने जूनियर्स को जो फियर अंदर फियर वो लोग जो गलत काम करते हैं उससे आपको बचा सकते हो, ठीक है। इसलिए अपने जॉब को अच्छे से पहचानो, रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से जानो। To know your job well, you must know the laws, rules and procedure better than your subordinate to guide them in the right path, ठीक है। करेज करेज शो करो, क्योंकि आप अगर ऑनेस्टी रहे कोशिश करोगे तो ऊपर से आपके साथ बहुत सारा प्रेशर आएगा, ठीक है। बहुत सारा प्रेशर आएगा तो आपको उस प्रेशर को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करेज चाहिए। शो करेज टू गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन टू द बॉस orally and verbally. शो करेज टू ओवर रूल योर सबॉर्डिनेट, ठीक है। क्लियर। तो ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है अगर वो गलत है तो उसको ओवररूल करो, और नीचे से जो ऑर्डर आ रहा है उसको भी ओवररूल करो। अब ऊपर से कोई गलत का आपका सीनियर भी अगर गलत कर रहा है तो हैव सम करेज और उसको ये बताओ कि भैया आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक। ओरली ये बताओ और वर्बली भी लिख के भी बताओ उसको, ठीक है। मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? अशोक खेम का, ठीक। वो बंदा अपने 26 साल के करियर में 54 ट्रांसफर झेल चुका है। 26 साल के करियर में 54 ट्रांसफर, मतलब 6 महीना में ट्रांसफर उसका होता है। ऐसे बहुत सारी है, अकेला नहीं है वैसे। डिवाइड एंड रूल मतलब क्या कि ऑफिस के अंदर जो अच्छे लोग हैं, ठीक ना, उनको कहीं ना कहीं आप साइडलाइन का मतलब ऑनेस्ट को एक साथ कर दो, जिससे कि मतलब उनको जो बेईमानी करे, जो करप्ट है ना, उनको कहीं ना कहीं आप बाइकआउट करना स्टार्ट करो, जिससे कि वो खुद ही अकेले पड़ जाए और अल्टीमेटली वो खुद शर्मिंदगी कान फिर वो भी ऑनेस्ट हो जाए। तो सपोर्ट द ऑनेस्ट एंड साइडलाइन डिसऑनेस्ट। तो आपके जो जूनियर्स जो करप्ट लोग हैं, ठीक है, जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको आप अप्रिशिएट करो कामों को, डिसऑर्डिनेट पर्सन जो है उसको आपका क्रिटिसाइज करो पब्लिकली। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो भी शर्म से थोड़ा पानी पानी होगा और मतलब एक टाइप से ऑनेस्टी का उसके लिए आएगा कि हाँ भैया उसका तारीफ हो रहा है तो मेरा भी तारीफ होना चाहिए, तो वो भी फिर ऑनेस्टी से काम करेगा अपना। अप्रिशिएट पब्लिकली द गुड वर्क डन बाय एनी एम्प्लॉय। तो कोई भी दूसरा तरीका क्या होता है, आप किसी को क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। जो अच्छा काम करे उसको आप प्राइज देना स्टार्ट कर दो, उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि बाकी सब एम्प्लॉय के अंदर भी ये आएगा चाहता है मेरे को प्राइज मिले, मेरा भी नाम आए, ठीक है, मेरे लिए भी तालियां बजे, तो वो खुद ब खुद इंकरेज होंगे अच्छे काम के लिए करने के लिए और ऑनेस्ट होने के लिए, ठीक। इंस्पायर पीपल, अपना खुद का मोरल वैल्यूज हाई रखो, अपना खुद का कंडक्ट हाई रखो, ठीक है। इंस्पायर पीपल बाय बीइंग द चेंज यू वांट टू सी, जो गांधी जी का कोट है कि बी द चेंज यू वांट टू सी। तो वही है कि पहले आप अपने बिहेवियर में वो चीज दिखाओ, उसके बाद लोगों को बताओ। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, आपके ऑफिस में सब लोग लेट आता है, ठीक है। अब आप दूसरों को सीनियर हो इसका मतलब क्या, आप सब मान लो किसी ने कोई एम्प्लॉय लेट आया तो आप उसको झाड़ रख दिया, तुम लेट क्यों लेट आते हो, क्यों लेट आते हो, ठीक। तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं एक टाइप से गलत मैसेज दे रहा है कि भैया लेट तो आप खुद आ रहे हो ना, तो पहले आप खुद टाइम पे आना स्टार्ट कर दो, उसके बाद फिर दूसरों को आप प्रवचन देना कि आप सही टाइम पे आओ, ठीक है। To inspire people by being the change you want to see, be compassionate to subordinate and support them during their tough time. शो इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे टॉपिक में। तो मेनली यही है कि अपने बहुत सारे क्या होता है जूनियर्स हुए आपके, ठीक है, तो बहुत सारे टफ टाइम से लोग गुजरते हैं, ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन भी उनका होता है, बहुत सारा लाइफ में उनका भी प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। तो उनके साथ फ्रेंडली होकर उनका प्रॉब्लम्स को जानो, उनका हेल्प करो, ठीक है, उनका हेल्प करो, जिससे कि अल्टीमेटली उसके साथ आपका बॉन्डिंग क्रिएट हो और वो आपका साथ एक मतलब रिलेशन अच्छा हो उनके साथ आपका, और कहीं ना कहीं इससे आपका जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो, ऑफिस का एटमोसफेयर। हेलो, हाँ, ऑफिस का एटमोसफेयर अच्छा हो, प्लस क्या हो कि अल्टीमेटली आपका क्रेडिबिलिटी बढ़े उनकी नजर में, ठीक। तो फॉलो द लॉ, डोंट कट कॉर्नर द एक्सपेंसिव। मतलब क्या कुछ भी हो जाए आपको लॉ तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। कोई शॉर्टकट मत मारो, हमेशा लॉ फॉलो करो, क्योंकि अब हो सकता है कि भले आपने इंस्टेंटली कोई काम को किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कोई अच्छे काम के लिए भले आपने रूल क्यों नहीं तोड़ा, लेकिन कल को आपका जूनियर भी एक्सक्यूज देके वो लॉ तोड़ सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, मैंने उस केस में बताया डीएम, अगर मान लो बिना राशन कार्ड के उस महिला को 10 केजी अनाज दे दे रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लोअर जूनियर ऑफिसर है उनके क्या जो जाएगा कि भैया बिना राशन कार्ड के भी दे सकते हैं, तो वो लोग फिर XYZ बहाना बना के जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी दे देगा, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर स्कीम बनाने का या फिर सिस्टम तो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा ना, ऐसा काम चलेगा। इसलिए क्या है कि फॉलो द लॉ, कोई भी शॉर्टकट मत मारो। अ सिंगल, आप मैटर नहीं करता कि आपने अपने लाइफ में 1000 अच्छे काम किए, ठीक है, मैटर नहीं करता, अगर एक गलत काम किया तो आपका वो 1000 अच्छा ही खत्म। अ सिंगल इलीगल एक्ट कैन हॉन्ट योर फॉर एवर एंड कैन हार्म योर रेपुटेशन। दिस
ऑल्सो रिड्यूस योर ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, आपका जो लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, सब खत्म कर सकता है। वो बोला ना कि 1000 अच्छे काम को खराब खत्म करने के लिए एक गलत काम सही है। ठीक है, तो कोई लीगल एक्ट में आप मत जाओ। बी अ लीडर, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू द डाउन। ठीक, ऐसा नहीं कि आप सीनियर हो तो उसका तो ये नहीं कि सब काम आप जूनियर को सौंप दो। ठीक है, तो आप लीडर की तरह एक्ट करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है, सफर फॉर योर प्रिंसिपल। अब देखो बात ये होता है कि आप ऑनेस्टी, आप अपना जो आपका खुद का प्रिंसिपल है क्या ऑनेस्टी का, या फिर जो आपका पर्सनल वैल्यूज हो गया, या फिर जो प्रोफेशनल वैल्यूज हो गया, उसके जैसे एग्जांपल ऑनेस्टी हो गया। ठीक है, इंटीग्रिटी हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ये सब चीज। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि ये सब को फॉलो करना या फिर अपहोल्ड करना बहुत इजी टास्क होता है। एग्जाम्पल है ना अशोक खेमका का, 26 साल में 54 ट्रांसफर। ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कि अगर पूरा सिस्टम डिपार्टमेंट करप्ट है और आप वहां पे ऑनेस्ट बनने की कोशिश करोगे तो आपको सफर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सफर फॉर योर प्रिंसिपल, बी रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर योर प्रिंसिपल। ठीक है, अपने प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो उन सेक्रीफाइस को करने के लिए भी आप रेडी रहो। नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर प्रिंसिपल। ठीक, सफर फॉर योर प्रिंसिपल्स ऑनेस्टली, सॉरी, ऑनेस्टी इज नॉट विदाउट पेन, बी ऑलवेज रेडी टू ट्रांसफर। ये बंदा जैसे अ क्लियर कॉन्साइंस इज अ सॉफ्ट पिलो, सॉफ्टेस्ट पिलो। ठीक है, मतलब क्या कि भले ही आपको सफर करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपके अंदर ये इनर सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जो किया है वो इथिकल है, मैं अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा, मैंने जो काम किया अपने प्रिंसिपल के साथ किया, ना कि प्रिंसिपल को तोड़ के किया। वरना प्रिंसिपल को अपने भुला के अपना पर्सनल इथिक्स को, प्रोफेशनल इथिक्स को आप तोड़ के कितना भी सक्सेसफुल बन जाओ, लेकिन अल्टीमेटली बात वही होता है कि आपका इनर सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर वही है कि इनर आपका प्रिंसिपल अपहोल्ड करके आप पर्सनल वैल्यूज को, प्रोफेशनल इथिक्स को, ठीक है, आप मतलब अपहोल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, आप भले आप सफर कर रहे हो उसके अंदर, लेकिन तब भी एक आपके अंदर इनर सेटिस्फेक्शन होगा। क्लियर ये चीज? तो ऐसे हम लोगों को एक करप्ट सिस्टम के अंदर भी ऑनेस्ट करना है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ूं? हाँ, उसका क्या है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या कि हमारा जो कहीं ना कहीं जो इथिकल सिस्टम बना, या फिर जो इथिक्स जो हमारा सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, तो उसमें हमारा फैमिली का रोल क्या होता है। ठीक है, फैमिली क्या रोल प्ले करता है एक पर्सन को इथिकल अनइथिकल बनाने में, हमारा सोसाइटी क्या रोल प्ले करता है, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले करता है वो। तो रोल ऑफ सोसाइटी का रोल क्या होता है, मैन लिव इन सोसाइटी फॉर इज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं जिससे कि हमारा मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पाए। सोसाइटी प्रिजर्व आवर कल्चर एंड ट्रांसमिट इट टू सक्सीडिंग जनरेशन। ठीक है, सोसाइटी ब्रिंग मॉरलिटी एंड इथिक्स इन इंडिविजुअल। ठीक, तो सोसाइटी में क्या करता है, हमारा कल्चर को प्रोटेक्ट करता है और नेक्स्ट जनरेशन तक पास करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सोसाइटी जो होता है हमारा अंदर मॉरलिटी और इथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करता है। ठीक है, तो मतलब एक टाइप से इंसर्ट करता है। ठीक है, हमको सिखाता है हमारा सोसाइटी, हमारा मॉरलिटी वैल्यू और इथिकल वैल्यू। सोसाइटी कैन इम्पोज, अब कैसे ये काम कैसे करता है, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए एक सोसाइटी है, ठीक है, पंचायत है। ठीक है, सोसाइटी आपका पार्ट है। अगर मान लिया जाए किसी ने कुछ गलत काम किया, सोसाइटी क्या कर सकता है, उसको पनिश करेगा कि भाई इसने ये काम किया, इसको हुक्का पानी बंद इसका, ठीक है, गांव के बाहर चला जाएगा। दूसरा क्या काम होता है, किसी ने कोई अच्छा काम किया है उसको रिवॉर्ड करो। तो सोसाइटी जो होता है हमारे अंदर जो अच्छे वैल्यूज को या इथिकल वैल्यूज को जो मतलब क्या कहते हैं सिखाता है, हम लोग क्या सिखाता है, बाय पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड मैटर। ठीक है, हमारे फैमिली के अंदर भी यही चीज होता है। ऐसे मान लिया जाए अगर आप बच्चों को ये बोलोगे कि नहीं नहीं, जो बच्चा एग्जाम्पल की अपना कमरा साफ करेगा, ठीक, जो अपना कमरा, जैसे एग्जाम्पल दो होता है, एक होता है निगेटिव वे में, एक होता है पॉजिटिव वे में। ठीक है, निगेटिव वे वर्क नहीं करता है। ठीक है, एक होता है रिवॉर्ड मेथड, एक होता है पनिशमेंट मेथड। तो पनिशमेंट मेथड ऑलवेज काम नहीं करता है। ठीक, जैसे एक केस में क्या है कि अगर आप मान लो पेरेंट्स बन गए, कल को बनोगे, ठीक है सब, तो मान लो पेरेंट्स हो आप, ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि आप अब क्या है कि अपने बच्चों को ये बोलो कि अपना कमरा साफ करो वरना मैं सबको मारूंगी, ठीक है, खाना नहीं दूंगी। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि बच्चे डर के तो वो काम कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपका डर है तब तक वो काम करेंगे मतलब मजबूरी में आकर, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा, तो वो काम हो सकता है वॉलंटरी वो लोग ना करें। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि आप उनको ये बोलो, दो बच्चे, ठीक है, उनको ये बोलो कि जो अपना कमरा पहले साफ करेगा या फिर जो अपना कमरा साफ करेगा उसको एक मैं कैडबरी दूंगी। तो नेचुरल सी बात है, बच्चे खुशी खुशी अपना कमरा साफ कर लेंगे। अच्छा, कैमरा साफ करेंगे तो उनको खुद रहने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर वो उनके हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैटर होता है, वो होता है, एक होता है नेगेटिव मैटर, पनिशमेंट और प्राइज। तो ये काम आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डाल के कर सकते हो ये काम। ठीक है, ये चीज। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो जिससे वो लोग प्रमोट हो सके।
हाँ वो मैटर नहीं कर, मतलब मेनली ऐसा सब चीज में हो सकता है, ठीक है। ये इसको सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड मैटर, ठीक है। ये चीज हम ये चीज जैसे बोला कि हमारा सोसाइटी, मान लो सोसाइटी करप्ट है, या फिर जो हमारा फैमिली के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस कॉलेज में या फिर जिस ऑफिस में काम करे उसके अंदर कुछ ऐसा गलत हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर भी ये मैटर हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जो उनके भी टास्क दे दो, ठीक है, जो ये काम पूरा करेगा उसको स्पेशल पनिशमेंट, मतलब स्पेशल पनिशमेंट बोल रहा हूँ, स्पेशल प्राइज उसको मिलेगा, ठीक है। पनिशमेंट, इसलिए आप नेगेटिव मैटर में मत जाओ, बिकॉज नेगेटिव मैटर वर्क नहीं करता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव मैटर में क्या हो रहा है, किसी मान लो कि आपके अंदर में 5 लोग काम करे, ठीक है। एक इंसान ने मान लो कि अपना टारगेट पूरा नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा, उसको आप पब्लिकली अगर झाड़ रहे हो सबके सामने, या फिर पर्सनली भी झाड़ रहे हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसके अंदर निगेटिविटी आएगा, कहीं ना कहीं हेटेड प्रमोट हो जाएगा उसके आपके बीच में, ठीक है। और दूसरा बात यह है, जरूरी नहीं कि उसको करोगे तो अगला बार वो टारगेट भी फिक्स कर दे, अपना पूरा कर ले। दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपली, हाँ, तो दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपली कि आप उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको पनिश मत करो, ठीक ना। वहां पे आप रिवॉर्ड मेथड यूज करो, मतलब क्या कि अगर मान लो आपके अंदर 5 लोग काम करे, ठीक ना, उनको ये बोलो कि इस बार मंथ के एंड में जो अपना टारगेट पूरा करेगा उसको मतलब हमारा ऑफिस की तरफ से एक प्राइज मिलेगा, ठीक है। प्राइज में आप कुछ भी दे सकते हो, कुकर भी दे सकते हो, मतलब प्राइज का क्या होता है, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि प्राइज में क्या मिल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने प्राइज लेने के लिए 4 लोगों के साथ कॉम्पिटिशन किया और आप बाकी 4 लोगों से बेस्ट होके आए हो, तो जो फीलिंग ऑफ बेस्ट होता है ना, वो उसके पीछे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टू प्राइस के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक वाला, क्या था कि 2016-17 टाइम में मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया था, ठीक है। उसके अंदर टोटल 5 टीम थे, ठीक, डबल डबल में थे, ठीक है। तो मेनली क्या था, आफ्टर फर्स्ट राउंड क्या हुआ कि सबका पॉइंट 10-15 ऐसा था, हमारा 0 था, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली 4 राउंड के बाद क्या था, वी आर द विनर, ठीक। विनर होने के बाद क्या था कि अल्टीमेटली वो क्विज कंपटीशन जो था वो कोई लिटरेरी था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, एक बुक दिया गया, ठीक है, हम लोगों को जो जीता, ठीक है। हम लोग को लगा क्या मतलब फालतू चीज मिल गया हम लोग, ठीक। तो अब क्या है कि वो बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां पर वो बुक का नाम भी याद नहीं, ठीक ना। तो अल्टीमेटली वो बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे जो 4 लोग या फिर जो 4 टीम, 8 लोग जो थे वहां पे, जिनको हम लोग हरा के, एग्जाम्पल उन 8 लोगों से जो बेस्ट हम लोग आए, ठीक, हमारे ब्लॉक के जो लोग थे, ठीक है, उनमें जो बेस्ट आए, तो जो फीलिंग ऑफ बेस्ट होता है ना, उसके लिए लोग कंपटीशन करते हैं या फिर उनके लिए कोशिश करते हैं कि हमको बेस्ट बनना है, ठीक है, वो एहसास के लिए। तो इससे सिंपल सा बात है, अगर ऑफिस में भी करप्ट लोग हैं या कुछ गड़बड़ हो रहा है, फैमिली के अंदर भी तो ऐसा आ रहा है, या बच्चों में कुछ अच्छे वैल्यूज को प्रमोट करना है, तो हम लोग ये रिवॉर्ड मेथड यूज कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, इंस्टीड ऑफ गोइंग इन ए निगेटिव वे, ठीक है। जैसे ये बोलो कि होमवर्क नहीं करोगे तो मारूंगी या फिर खाना नहीं दूंगी, तो उससे अच्छा है कि उससे कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली वो ये बोलो कि जो पहले होमवर्क करेगा उनको लेस दे दूंगी, या फिर खीर बना के दे दूंगी, या फिर उनका फेवरेट खाना दे दूंगी, ठीक है, या फिर डोरेमोन देखने दे दूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगा। हाँ, तो क्या सोसाइटी कैसे हमारे अंदर वैल्यूज को, कल्चर को, इथिकल वैल्यूज को प्रमोट करता है। सोसाइटी कैन इम्पोज सर्टेन मोरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेक श्योर पीपल फॉलो देम। इंडिविजुअल डिसिप्लिन इज ऑल्सो ब्रॉट बाय सोसाइटी ओनली। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया ना, अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब देखो एग्जाम्पल सही है या गलत है वो मैटर वो नहीं करता, लेकिन सोसाइटी कैसे हमारे जो वैल्यूज को प्रमोट करता है या फिर कैसे डिसाइड करता है उसका एग्जाम्पल है। अब क्या है देखो, अब ये है कि हरियाणा के अंदर खाप पंचायत हमारा होता है, ठीक है। खाप पंचायत ने हमारा ये बोला कि भैया आज से गांव के अंदर जो जींस पहनेगा, जींस नहीं पहनेगा, जो जींस पहनेगा उसके ऊपर उसका क्या होगा कि उसके फैमिली को कहीं ना कहीं मतलब 1 हफ्ता के लिए उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई उसके बातचीत नहीं करेगा। तो अब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इस डिसीजन का कारण क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के अंदर क्या प्रमोट कर रहा है कि लड़कियों को जींस नहीं पहनना है। क्लियर है, तो वो क्या हुआ कि अल्टीमेटली उस सोसाइटी का थिंकिंग का या फिर इथिकल वैल्यूज का पार्ट हो जाएगा कि जींस नहीं पहनना। तो अब क्या हुआ कि अल्टीमेटली मान लो ये बन गया, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लड़कियां आएगी उनको बचपन से ही या फिर जो अभी भी जो लड़कियां वो जींस को अवॉइड करना स्टार्ट करिए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस सोसाइटी के अंदर क्या बनेगा, जो जींस पहनने वाली लड़कियां होती है अच्छी नहीं होती है, जो जींस नहीं पहनती वो अच्छी होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल वो चीज मोरल वो पर्टिकुलर केस कैसा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पे ये समझ रहे कि सोसाइटी कैसे मोरल वैल्यूज को या फिर कोई भी वैल्यूज को, चाहे वो सही हो या चाहे गलत हो, ठीक है, कैसे इंडिविजुअल को तैयार करती है अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब एक और आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ कि जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि मान लो एक कपल थे, ठीक है, रिलेशनशिप में थे, ठीक, निब्बा निब्बी, ठीक है। तो मेनली क्या हुआ कि वहां पे लड़का ने क्या किया, आफ्टर ब्रेकअप कुछ उसका पर्सनल फोटोज को लीक कर दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, लड़की विक्टिम हो गई, ठीक। लेकिन वहां का जो पंचायत था उसने उस लड़के को कुछ नहीं बोला जिसने वो काम किया, ठीक ना, लीक करने का।
उस लड़की को पनिशमेंट देके 50,000 का फाइन उसके ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर लगा दिया। तो इससे क्या मैसेज गया कहीं ना कहीं सोसाइटी ने कि भैया आप कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा, आप लड़कियां जो है एग्जाम्पल, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो किसी के खिलाफ, ठीक है, जो भी चीज हो। तो इस टाइप सोसाइटी की इससे क्या, अगली बार अगर मान लो किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कोई आवाज नहीं उठा पाएगी, बिकॉज उसको पता है कि भैया लास्ट टाइम ऐसा हमारा हुआ था। इसलिए हमने क्या देखा था पहले क्लास में, इथिकल वैल्यू जो हमारे अंदर प्रमोट होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, ठीक है, कार से मैं जा रहा हूँ, ठीक, एक बच्ची जब सिग्नल पे कार ही रुका हुआ था तो एक बच्ची में से आई कि मतलब मान लो कि बेगिंग करते भीख मांगने है, ठीक है, मुझे उसके ऊपर दया आया, ठीक है, मैंने अपना पर्स निकाला उसको पैसा देने के लिए, लेकिन इतने में वो बच्ची मैं पर्स लेके भाग गई, ठीक। तो अब क्या होगा अल्टीमेटली, मैंने तो यहाँ पर जो एक्शन किया था क्यों किया था, बिकॉज ऑफ कंपेशन इंपैथी के लिए मैं उसको पैसे दे रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि अगले नेक्स्ट दिन जब मैं सिग्नल पे जाऊंगा तो कोई और बच्चा अगर मेरे को भीख मांगते नजर आएगा तो क्या मैं उसको पैसे दूंगा? नहीं, मेरे अंदर क्या, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था लास्ट दिन का, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, इसलिए मैं क्या करूंगा कि नहीं दोबारा ऐसा हो सकता है, इसलिए क्या हुआ कि मैं लास्ट कल तक मैं इथिकल था क्योंकि मैं उसका कंपेशन था मेरे अंदर, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि मेरा कंपेशन खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन मैं कंपेशन शो नहीं कर रहा हूँ, अपना इथिकल वैल्यूज को शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला इथिकल वैल्यूज को शो करना नहीं करना, या एक इंसान किस केस में इथिकल रहेगा नहीं रहेगा वो डिपेंड करता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर भी। अब सोसाइटी जो होता है हमारे अंदर क्या प्रमोट करता है, टॉलरेंस। जैसे मान लिया एक सोसाइटी है हमारा, ठीक है, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है। अब गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर क्या है कि हमारे बंगाली फैमिली भी रह रही है, ठीक, गुजराती फैमिली भी रह रही है, पंजाबी फैमिली भी रह रही है, ठीक है, उसके बाद फिर मराठी फैमिली भी रह रही है, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल सा बात है। क्या ये जो सोसाइटी हमारा होगा क्या होगा, एक दूसरे को कल्चर को समझेगा तो टॉलरेंट सोसाइटी होगा, ठीक है। लेकिन वही तरह दूसरा सोसाइटी अगर मान लो कि वहां से मराठी रह रहे हैं, सिर्फ बंगाली रह रहे हैं, तो अलग अलग पॉकेट्स में अपना वो बना के रह रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये सोसाइटी जो होगा कहीं ना कहीं उतना ज्यादा टॉलरेंट नहीं होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनटॉलरेंट होगा एज कम्पेयर टू देम। क्लियर है? तो इसलिए क्या है कि सोसाइटी वो हमारा टॉलरेंट और नेशनल इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इफ यू आर लिविंग इन अ बिल्डिंग विथ पीपल फ्रॉम वेरियस कास्ट, रिलीजन एंड रीजन बैकग्राउंड, यू डेवलप अ टॉलरेंस, जो मैंने बताया एग्जाम्पल गोकुलधाम सोसाइटी। सोसाइटी रिमूव्स द इविल ऑफ सोशल इंडिफरेंसेस लाइक कास्ट थ्रू कलेक्टिव स्ट्रगल, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपके एरिया में पानी का प्रॉब्लम है, ठीक है, पानी का प्रॉब्लम वो भूल जाओ, जैसे आज के टाइम में क्या है कि मान लो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है इतना, ठीक है, तो नॉर्मल क्या लोग को यहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है लोग ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मान लो कोई एक हिंदू फैमिली है, ठीक है, एग्जाम्पल, तो अब क्या है कि भले ही मान लो जिंदगी भर वो है मतलब उसी बैकग्राउंड में रहा है, लेकिन मान लो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको क्या हो रहा है कि उसको ऑक्सीजन का हेल्प मान लो किसी मुस्लिम से मिल रहा है या फिर मान लो किसी सिख से मिल रहा है गुजरात से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि क्योंकि बाद में वो इस प्रॉब्लम के टाइम में इन लोगों ने इनका हेल्प किया, तो इसका अप्रोच जो होगा या इसका एटीट्यूड होगा इन कम्युनिटी के लिए भी चेंज होगा। क्लियर है? इसलिए हमने डिसाइड किया था ना कि हमारे जो मोरल वैल्यूज होता है हमारा, ठीक ना, अप्रोच जो होता है एटीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है हमारा पर्सन टू पर्सन भी, और टाइम के साथ वो इवॉल्व होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट होता है कि किस सिचुएशन में वो डिसीजन लिया गया नहीं लिया गया, ठीक है। द सोसाइटी कम्युनिटी अ पर्सन इज फोर्स्ड टू मिमिक व्हाट हिज पीयर डज, ठीक, नॉर्मली एक सोसाइटी में क्या होता है कि भैया आपको वही चीज बताया जाता है, होता है ना नॉर्मली, अगर किसी दो भाई है, अगर बड़ा भाई इंजीनियर है तो उसके छोटे भाई को भी सोसाइटी या रिलेटिव टीज मारेंगे, तू भी भाई के ऐसा कर ले, तू भी भाई के साथ तू भी ऐसा कर ले, ठीक है। तो इफ दे आर स्मोकिंग दे विल स्मोक, तो नॉर्मली क्या होता है अपने बड़े भाई सीखते हैं या फिर जो अपने पीयर्स ग्रुप होते हैं उससे सीखते हैं, ठीक है, बड़े भाई से सीख लिए या फिर अपने पेरेंट्स से सीख लिए नॉर्मली वो चीज। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एग्जांपल, अगर मान लो पेरेंट्स है, ठीक, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल कम यूज करे, ठीक है, लेकिन अगर वो पेरेंट्स खुद, अब बच्चा ऐसे मान लो बॉर्न हो रहा है बच्चे का, बच्चे को पता नहीं भैया मोबाइल क्या होता है नहीं होता, वो क्या होता है अपने पेरेंट्स को ही देखता है कि भैया पेरेंट्स कुछ चीज ये यूज कर रहे हैं, तो उनके मन में लालच होता है ये चीज क्या यूज कर रहे हैं मैं भी देखूं, तो उसके बाद फिर अपने पेरेंट्स को देख के उनके अंदर ये आदत पड़ जाता है मोबाइल यूज करने का, विद द टाइम वो एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग बड़े लोग जो हमसे करते हैं या फिर जो फैमिली मेंबर्स हमसे करते हैं, एक बच्चा उसी से सीखता है, और अपने सीख कर ही एक टाइप से हम लोग उनका इथिकल वैल्यूज को देख के, ठीक है, उनसे सीख के हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक। इफ दे आर स्मोकिंग ही विल स्मोक, इफ दे आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली, ठीक, अगर वो अकेले रह रहे हैं तो इन फ्यूचर हो सकता है बच्चे को बच्चा भी आगे चलकर न्यूक्लियर फैमिली में ही रहे, ठीक है। अगर वो ज्वाइंट फैमिली का पार्ट है तो हो सकता है बच्चे भी आगे चलकर ज्वाइंट फैमिली में रहे। तो इफ दे आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली ही टू विल फील टू सेपरेट फ्रॉम हिज जॉइंट फैमिली एंड सो ऑन, तो वही बड़ा होकर जॉइंट फैमिली से अलग होकर अपना अलग रहेगा, ठीक है। ये देख लिया हमने कि सोसाइटी कैसे प्रमोट करता है इथिकल वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को एक पर्सन के लिए ये लाइफ में। अब देखते हैं फैमिली का रोल क्या होता है, ठीक।
फैमिली प्रोवाइड्स इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग। तो फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग क्या होता है, हमारा स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस वो सब फॉर्मल होता है। तो फैमिली क्या होता है, हमारा इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग होता है। स्टार्टिंग का जो एजुकेशन होता है वो हमको फैमिली से ही मिलता है, चाहे वो ऑनेस्टी का हो, चाहे जैसे एग्जाम्पल लव हो गया, ठीक, मतलब हमको बचपन से देख के मिलता है, अपने पेरेंट्स से देख के मिलता है, ठीक। कंपेशन, सेल्फ सेक्रीफाइस मम्मी से, ठीक। अब जैसे गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, तो उस ऑटोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट आया उनके माइंड में, सेल्फ सेक्रीफाइस का, खुद को भूखा रखे हो, कहीं ना कहीं वो उनकी, उन्होंने अपनी मम्मी को ऐसा करते हुए देखा था, तो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी से सेल्फ सेक्रीफाइसेस का जो मतलब वैल्यूज था उन्होंने मतलब खुद को अडॉप्ट किया, देखा, ठीक है। वैल्यूज ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग हमको फैमिली से सीखने को मिलता है, ठीक। तो फॉर इंस्टेंट चाइल्ड आर टॉट टू शेयर देयर लंच बॉक्सेस विद देयर फ्रेंड एंड शेयर देयर टॉयज विद सिबलिंग्स, स्पिरिट ऑफ चैरिटी एंड ब्रदरहुड आर डेवलप इन देम, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, अगर फैमिली के अंदर बच्चे को सिखाया जाए कि बच्चा अपना लंच शेयर करो, ठीक है, अपना फिर टॉयज शेयर करो, ठीक है, चैरिटी करो, ब्रदरहुड करो, ठीक, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली उसके अंदर भी वो सारा वैल्यूज आएगा और बड़े होकर उन वैल्यूज के ऊपर लाइफ जिएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा हम बात ये बोल सकते हैं कि चाइल्ड माइंड इज लाइक अ ब्लैंक पेपर, ठीक है, उसके ऊपर सोसाइटी फैमिली अपना रूल्स लिखता है और उन लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंग वो बच्चा आगे से जब बड़ा होता है तो अपना पूरा लाइफ उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही जीता है। The emotional attachment within the family is very high, ठीक। this can this also is a powerful tool in the hand of family to persuade one of the member to behave ethically। अब नॉर्मली क्या होता है, को फैमिली के अंदर क्या होता है कि हमारा इथिकल जो मतलब इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है, चाहे वो फैमिली के अंदर हो चाहे रिलेशनशिप के अंदर हो, तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है, मान लो कुछ इश्यू हो गया, ठीक है, इश्यू हो गया तो सामने वाले ने अगर रो दिया तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो एक पावरफुल वेपन बन गया और सब इश्यू खत्म, ठीक। अब जैसे मान लिया जाए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा मान लिया जाए कि एक इंसान, मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, ये उसकी मम्मी है, ये मान लो बच्चा है, मान लो गोगी, ठीक ना, शायद तारक मेहता देखते हो गए, ठीक है, ये हमारी रही कोमल भाभी, ठीक है, ये उनका बच्चा गोगी, ठीक है। अब गोगी जो है क्या, इसको फास्ट फूड खाने का बहुत आदत है, ठीक है, सिंपल सा बात है। उसकी मम्मी बताती है कि भैया मोटा हो गया तो मत खा फास्ट फूड, मत खा मत खा, लेकिन बच्चा मानता नहीं है, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि इनके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक ना, तो अब ये जो इसकी मम्मी होगी, ये उस इमोशनल अटैचमेंट का फायदा उठाए, कैसे इसके बिहेवियर को चेंज कर सकती है, उसका एग्जाम्पल देखो। इसकी मम्मी ये बोलेगी, ठीक है बेटा, मैं बात नहीं माना, ठीक, कोई बात नहीं, जिस दिन तुम खा के आओगे समोसा उस दिन मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ठीक है, बोले बात नहीं करेंगे, 2 दिन होगा, लेकिन जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि इसको खुद अंदर से गिल्टी फील होगा, खुद क्योंकि इसके अंदर भी कहना कि इमोशनल अटैचमेंट है, तो खुद एक टाइम के बाद उस चीज को खाना छोड़ देगा, वो चीज करना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ऐसे उसकी मम्मी बोल बोल थक गई कि बेटा ये करो ये करो ये करो, लेकिन उसने काम नहीं किया। लेकिन फैमिली के अंदर क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, उस इमोशनल अटैचमेंट को अगर एज ए टूल बना के उसकी मम्मी ने उसको परसुएट किया और उसके बिहेवियर में चेंज लाया। क्लियर है? This emotional attachment with family is very high. This also is a powerful tool in the hand of family to persuade one of the member to behave ethically. It can be used to give up bad habits like smoking, alcoholism, वही, ठीक है, स्मोकिंग छोड़ने में भी सेम चीज लॉजिक अप्लाई करो। मम्मी बोलेगी ठीक है, जिस दिन मेरे को पता चला तुम स्मोक करो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, ठीक है, तो बच्चा 2-4 दिन इग्नोर करेगा, हफ्ता भर इग्नोर करेगा, लेकिन एक टाइम का उसको छोड़ना। हाँ, नहीं, कसम से बात नहीं होता है, वो खाली वर्बली होता है, वो एक्शन में दिखना है ना अल्टीमेटली, ठीक है। हाँ, एक्शन, क्योंकि उसकी मम्मी अगर उससे बात नहीं कर तो एक्ट कर रही है ना, कहीं धमकी तो नहीं दे रही है ना वो मम्मी उसकी, वो एक्ट कर रही है कि उससे बात ही करना उसने बंद कर दिया, ठीक है। चिल्ड्रन ऑब्जर्व वैल्यूज, तो मेनली क्या होता है, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं क्या होता है, अपने बड़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वो वैल्यूज को लर्न करते हैं। लुकिंग एट द मदर हु कुक एंड केयर फॉर होल फैमिली वैल्यूज कंपेशन इन मतलब क्या होता है, बच्चे जो होते हैं घर के अंदर अपनी मम्मी को देखते हैं, ठीक है, कैसे फैमिली का केयर करती है, सबका केयर करती है, ठीक है, कैसे चीजों को मैनेज करती है, ठीक है, टाइम पे, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, देख के कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बच्चा सीखता है, कंपेशन सीखता है, ठीक है, बड़ों का एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना सीखता है, ठीक है, फैमिली को संभालना सीखता है, इंपॉर्टेंस समझता है, ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइस का वैल्यू समझता है। इफ फीमेल मेंबर आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, अगर जिस फैमिली के अंदर फीमेल मेंबर्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो बंदा बड़ा होकर कभी भी किसी फीमेल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
मिसट्रीट नहीं करने वाला। क्योंकि उसका बचपन से उसने क्या देखा है कि फीमेल्स का रिस्पेक्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड के अंदर ये चीज आ गया कि फीमेल का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। हम जो बात करें जनरल सेंस में कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई मतलब देखो, आप कोई भी चीज यूनिवर्सल तो होता नहीं है, ठीक है, जनरल होता है कुछ, और दूसरा बात क्या है कि हमारा एक्सेप्शनल हर जगह होता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक फैमिली के अंदर जहाँ पे फीमेल्स मेंबर को अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है, ठीक है, कि वो बच्चा जिस फैमिली के अंदर ऐसा महिला को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो भी महिलाओं को अच्छे से ट्रीट करेगा, ठीक है। और जिस फैमिली के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा है, बच्चा देख रहा है स्टार्टिंग से कि मतलब उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं मतलब डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, ठीक ना, मतलब फीमेल के साथ मिसट्रीट कर रहे हैं, तो बच्चा के अंदर भी ये चीज आया कि यार ये चीज तो नॉर्मल ही है, तो बच्चा जब कल को बड़ा होगा तो वो भी अपनी वाइफ के साथ वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे उसने देखा है बचपन में। क्लियर है ये चीज? क्योंकि क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं ये चीज। क्लियर है? हम्म। तो फ्रीडम टू परस्यू अ कैरियर ऑफ देयर इंटरेस्ट। अब मेनली क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कोई अगर मतलब मान लिया किसी फैमिली के अंदर किसी चाइल्ड को फ्रीडम मिल रहा है कि अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी को चूज करने का, तो वो बंदा कल को जब खुद पेरेंट्स बनेगा तो अपने बच्चों को वो करियर अपॉर्चुनिटी चूज करने का फ्रीडम देगा, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को मतलब फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि बचपन के साथ ही टैग लगा दिया करे ये बनेगा वो ये बनेगा, तो वो बंदा जब बड़ा होता है तो वो भी अपने बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगा कि भैया हम इस चक्की के पीछे, तुम भी इसी चक्की में पीछेगा, ठीक है, तुम भी यही बनेगा। So freedom to pursue a career of their interest, it may be sport, art, fashion, etc. This, sorry, they can enjoy the rest of their life. ठीक है। प्रोवाइड द नेसेसरी इमोशनल सपोर्ट। अब जो फैमिली होता है क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाता है। तो फैमिली का डेफिनेशन दिया जाए तो क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। हाँ, प्रोवाइड द नेसेसरी इमोशनल सपोर्ट, केयरिंग एंड काउंसलिंग टू गेट हिम आउट ऑफ सच नेगेटिव थॉट्स। तो जब डिप्रेस होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स उसको हेल्प करता है उस इमोशनल सपोर्ट से बाहर आने में। क्लियर है? कंधा मिलता है रोने के लिए। इनकरेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू रिड्यूस प्रेशर। अब नॉर्मल से बातें क्या होता है कि अगर मान लो कि आप फैमिली के अंदर, जिस फैमिली के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो होता है कम प्रेशराइज होता है, कम डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। तो टेक हिम टू मूवी, ठीक है, मूवी ले जाना या फिर जॉयफुल बात करना, ठीक है, होम के अंदर एक हेल्दी एटमोस्फेयर देना, ठीक है, फ्रेंडली एटमोस्फेयर देना, ठीक, जिससे कि उसके अंदर भी एक अच्छा आएगा और कल को आगे चल के लोगों को एक साथ फ्रेंडली ट्रीट करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी घर के अंदर डरा डरा सा माहौल है कि मतलब कैसे बात करे उसके साथ कैसे बात करे, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं जब पब्लिक लाइफ में जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहेगा। दीज ऑल कैन री इनराइज द चाइल्ड, ठीक है, उस चाइल्ड के अंदर होता है फैमिली। अब जैसे होता है ना बहुत सा बात क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल मेरा फैमिली कैसा है नहीं है, उस क्वेश्चन आता है नॉर्मली, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज है जो टिप सकते हैं। तो फैमिली के अंदर कैसे होता है, इफ पेरेंट्स इनफॉर्मली टॉक बैड थिंग। अगर मान लो किसी फैमिली के अंदर, मान लो जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक है, मान लो एक बिहारी फैमिली है, ठीक है, एक मान लो एक फैमिली है बंगाली। तो नॉर्मली क्या होता है बिहारी फैमिली के अंदर भी क्या होता है कि स्लैंग यूज करना, ठीक है, गाली का वर्ड्स यूज करना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, ठीक है। तो कॉमन चीज है तो इसलिए क्या है कि वहां पर बच्चों को सीखना नहीं पड़ता है, बच्चे बचपन से ही सुन सुन के अपने आप सीख जाते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। क्लियर है? लेकिन वही कोई अगर सोशली कल्चर सोसाइटी है तो वहां पे पेरेंट्स लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स का, ठीक है। तो यही, तो नॉर्मल क्या है कि वहां पे जो चाइल्ड होगा तो वो चीज वो लर्न नहीं करेगा, और लर्न करेगा भी तो पब्लिकली यूज नहीं करेगा, भले फ्रेंड सर्कल में बीच में यूज कर लेगा, लेकिन पब्लिकली या फिर जो कभी सबके सामने या सोसाइटी के बीच में यूज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बचपन में सुन रहा है कि भैया सब पब्लिक प्लेस में गाली दे रहा है, ठीक है, दूसरे को गाली दे रहा है, ठीक है, पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है तो गाली दे रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे कपल है तो पति पत्नी गाली दे रहा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली वही बड़ा होकर वही काम करेगा, ठीक है, अपने आप सीखेगा। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं होगा, ठीक। तो इफ पेरेंट्स इनफॉर्मली टॉक बैड थिंग्स अबाउट ए पर्टिकुलर कास्ट, ठीक, अगर मान लिया जाए कि कोई अगर पेरेंट्स का मतलब किसी कास्ट को लेकर बुरा वाला बोल रहे हैं कि भैया ये कास्ट ऐसा है या ये रिलीजन ऐसा है, तो नॉर्मल से बात है, बच्चा जो होता है जन्म लिया, ठीक, उसको क्या पता भैया कौन सा क्या हिंदू होता है, क्या मुस्लिम होता है, क्या क्रिश्चियन होता है, क्या सिख होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ये सारा कचरा जो है उसके पेरेंट्स ही उसके दिमाग में भरते हैं आपस में बात करके, जिसके बाद वो उन बातों के अकॉर्डिंग अपना लाइफ जीता है। वरना उसको क्या मतलब है, वो तो भैया कुछ जानते ही नहीं, वो तो कोरा कागज है, खाली पेपर बैंक पेपर है। तो इफ पेरेंट्स इनफॉर्मली टॉक बैड थिंग्स अबाउट ए पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन, इफ दे नोइंगली वायलेट ट्रैफिक रूल, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लो पेरेंट्स बच्चा देख रहा है क्या पापा गाड़ी में जा रहे हैं, अरे पुलिस वाला नहीं है ग्रीन सिग्नल लगा है पार कर जाओ, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो भी वही काम करेगा। तो इफ दे नोइंगली वायलेट ट्रैफिक रूल चाइल्ड विल फॉलो देम द सेम। तो पेरेंट्स टॉट मी द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, तो मैंने एक लिखा था मैं वो भेज दूंगा, ठीक है।
कि व्हाट माय फैमिली थिंक अबाउट मी, इस तरह, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि पेरेंट्स जो होता है वैल्यूज का, मनी का वैल्यूज बताते हैं, टाइम का वैल्यूज बताते हैं, ठीक है। मॉम टॉट मी हाउ टू ओवरकम स्टेज फ्राइट, ठीक। मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है ना, कैसे आपका फैमिली ने आपके अंदर वैल्यूज प्रमोट किया, तो उसके पे एक रफ चीज है कैसे ये चीज हुआ, ठीक है। फादर इंश्योर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, ठीक है, ये चीज फादर ने प्रमोट किया मेरे अंदर। मदर टॉट मी इन्वायरमेंटल इथिक्स बाय आस्किंग मी टू स्विच ऑफ लाइट, ये सब चीज, तो मदर ने इन्वायरमेंटल इथिक्स प्रमोट किया मेरे अंदर, ठीक है। फिर चाइल्ड रेज इन द, अब क्या होता है, कोई चाइल्ड अगर वही ऑथोरिटेरियन मैनर में पढ़ा होता है तो क्या होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ठीक है। अगर मान लो कोई फैमिली ऐसा है जहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी डिसीजन टेक ले रहा है, तो वो बच्चा भी इन फ्यूचर जाके अकेले सब चीज डिसीजन लेगा। लेकिन कोई फैमिली ऐसा है जहाँ पे जो पेरेंट्स है वो सब चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है, पापा डिस्कस करते हैं सबके साथ, मम्मी के साथ, तो वो बच्चा भी जब बड़ा होगा तो वो भी अपने पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके डिसीजन लेगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का वैल्यूज भी कहीं ना कहीं फैमिली से ही आता है। If a boy raised in an environment where girl child is treated as a second citizen, ठीक है, मतलब मिसट्रीट किया जाएगा, he will treat his wife in a similar fashion and find nothing wrong in it। तो उसको क्या लगेगा, ये नॉर्मल सा बात है। अगर कोई देख रहा है अपने पेरेंट्स, अपना मतलब फैमिली के अंदर देख रहा है बचपन से ही कि उसके फैमिली के अंदर जो लड़कियां होती है, उसकी बहन हो गई या फिर जो माँ होगी, उसको साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, उसको ठीक है अब्यूज किया जा रहा है, तो वो जब बड़ा होगा तो उसको क्या लगेगा कि ये चीज नॉर्मल है, तो वो भी अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ वही चीज करेगा। if if parents are, अगर पेरेंट जो होते हैं, अगर मान लो क्लीननेस को, साफ सफाई को फोकस करेंगे, साफ सफाई को वैल्यूज देंगे, तो बच्चे को भी स्टार्टिंग से हाइजीनिक प्रमोशन होगा उसके अंदर, ठीक है, तो भी आगे चल के हाइजीनिक मेंटेन करेगा पब्लिक लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। अब क्या होता है, एक पर्सन के लाइफ में टीचर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। इफ अ चाइल्ड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, अब स्पोर्ट में अगर बच्चा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या क्या चीज लर्न कर रहा है, एक तो वो टीम वर्क सीखेगा, ठीक है, अगर वो कैप्टन बनता है तो लीडरशिप स्किल सीखेगा वो, ठीक है, तो साथ कैसे डिफरेंसेस के साथ, क्योंकि एक टीम के अंदर क्या होता है, जो 11 प्लेयर खेलते हैं, मान लो जितने प्लेयर खेल रहे हैं, क्रिकेट का टीम है, तो वो जो 11 प्लेयर होंगे वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करेंगे, अलग रीजन से बिलोंग करेंगे, अलग अलग हमारा मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे, लेकिन इतना सारा डिफरेंसेस होने के बाद ही वो कैसे साथ में आके एक कॉमन पर्पस के लिए एक साथ काम कर, अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ आकर एक कॉमन चीज के लिए काम कर रहे हैं, क्या जीतने के लिए, ठीक है, तो एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, अपना डिफरेंसेस को भूल। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो मजबूत होता है। कैसे, हमें जैसे यहाँ पे जैसे एक टीम में क्या हुआ, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग क्लास के लोग, ठीक, वो अपना डिफरेंसेस को भूल के साथ में आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन चीज उनको मिला रहा है, फिर वो एक कॉमन गोल के लिए लड़ रहे हैं, क्या, टीम को जिताना है। उसी तरह हमारे कंट्री के अंदर भी जो अलग अलग कास्ट के लोग, अलग ये मतलब रीजन के लोग हैं, उनको भी साथ आके एक कॉमन चीज जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक साथ अपने डिफरेंसेस को भूल के टिकना, एक दूसरे का डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे के डिफरेंसेस को भूल के आगे आना है और कंट्री के डेवलपमेंट में काम करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमारे अंदर एक डेमोक्रेसी वैल्यू हो गया, या फिर जो टीम वर्क हो गया, टीम स्पिरिट हो गया, ये सब हमारा प्रमोट करता है। इफ चाइल्ड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ही डेवलप्स वैल्यूज ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा। इफ अ कॉलेज किड पार्टिसिपेट इन कॉलेज फेस्टिवल, ही इज लर्न लीडरशिप, इवेंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कॉलेज में कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है तो वहां पे अगर मान लो उसको मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, तो क्या इवेंट को मैं कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, ये सब चीज सीखेगा वो। जैसे होता है बचपन में होता था हम लोग का टीचर्स डे हुआ तो भैया जो सीनियर क्लास के मेंबर वो लोग और अरेंज करेंगे सब कुछ काम, तो कहीं ना कहीं इवेंट को कैसे मैनेज किया जाए, क्या चीज होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, तो वो सब का ट्रेनिंग मिलता है हम लोग को स्कूल से। तो जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, देखो हम क्या देखते हैं कि हमने क्या देखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई जो रूलर है, ठीक ना, वो अगर मान लो किसी नए एरिया को रूल इस्टेब्लिश करता है तो क्या होता है, अपना रिलीजन वहां पे इम्पोज करता है, ठीक है, अपना रिलीजन वो वहां पे इम्पोज करता है। लेकिन अगर मान लिया जाए उसका टीचर अच्छा हो तो उसका स्टूडेंट भी अच्छा होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम लोग क्या, कि जो हमारा एरिस्टोटल था, ठीक है, वो क्या था, वो था प्राइवेट ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर जो ग्रेट था, ठीक ना, उसका प्राइवेट ट्यूटर था अरिस्टोटल, ठीक। तो ये क्या था, बहुत ही ज्यादा लिबरल माइंडेड था, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था, ठीक, से वैल्यू देता था, ठीक। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या था, इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि गुरु इसका ऐसा था, इसलिए इसका जो चेला हुआ ना, तो इसने भी, अलेक्जेंडर ने भी बहुत बड़े एरिया पर अपना रूल स्टैब्लिश किया, लेकिन कभी भी अपने रिलीजन को इम्पोज नहीं किया उनके ऊपर, ठीक है। Aristotle was the private tutor of Alexander the Great. He taught moral doctrine to Alexander. इसने morality पढ़ाया अलेक्जेंडर को। When Alexander conquered empires, he never
forced his culture upon people unlike the other king. क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर का लाइफ के अंदर, ठीक है। गोखले was the political guru of Gandhi and in many ways he shaped the ideology and outlook of Gandhi towards India and life. तो गोखले क्या था? महात्मा गांधी के एक टीचर थे, ठीक, जिन्होंने कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को रास्ता दिखाया, जिसके कारण कि हमारा मोहनदास महात्मा गांधी बना, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने का सफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे गोखले जी ने, क्योंकि जब महात्मा गांधी इंडिया में आए थे ना, तो उनको कुछ आइडिया नहीं था। इंडिया एक टाइप से उनके लिए फॉरेन लैंड था, क्योंकि इंडिया के बारे में उन्होंने अपना पूरा लाइफ बिताया था, ठीक है। 46-47 साल के एज में इंडिया में आए थे वो, ठीक। तो ऑलरेडी उस समय गोखले जी ने कहा था भैया आप अभी कुछ मत करो, आप पहले इंडिया को समझो जानो, और फिर उनका बात मान के वो 1.5 साल तक पूरा इंडिया में घूमे। उसके बाद फिर उन्होंने अपना ड्रेसिंग चेंज किया और अपने आप में अपना व्यूज के अंदर उनका चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनके गोखले जी ने उनके गांधी जी के जो अप्रोच होता है, जो एटीट्यूड होता है ना, उनका आइडियोलॉजी होता है, उसको शेप करने का काम किया। इफ टीचर इज प्रमोटिंग, अब जैसे एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है, मान लो टीचर हूं मैं, ठीक, अगर टीचर हूं, मान लो मेरा क्लास है, ठीक है, क्लास है, अगर मान लो क्लास के अंदर मैं ये चीज बोलूं कि जैसे मान लो मेरे को टाइम मैनेजमेंट और टाइम का इंपॉर्टेंस को वैल्यू देना है, ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि अगर मैं टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना चाहता हूँ तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भैया मैं पहले खुद तो टाइम पे आ जाऊँ। तो अगर अगर मान लो मैं टीचर हूँ, जाके रोज बोल रहा हूँ कि देखो भैया टाइम करना चाहिए, टाइम को फॉलो करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है, ये सब वैल्यूज होना चाहिए, ऑनेस्टी रखना चाहिए, उनको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, ये सब बोलूंगा उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं खुद टाइम पे आता हूँ, खुद नीट एंड क्लीन रहता हूँ, और जो बच्चों से चाहता हूँ बच्चे करें, ठीक है ना, वो मैं खुद अपने बिहेवियर से शो करता हूँ, ठीक है, जैसे रिस्पेक्ट, जैसे बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ कि भैया आप जब किसी से बात करो तो आप रिस्पेक्टफुली बात करो, ठीक है, लाइक आप करके बात करो, ठीक है, लेकिन मैं खुद क्लास में आके तुम बोल के बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बच्चे देख के मेरे को सीखेंगे, ठीक है। तो एक टीचर जो होता है अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर है जो कि अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है, तो बहुत सारे बच्चे उनको देख के सीखते हैं, खासकर स्कूल लाइफ के अंदर। तो जैसा टीचर होता है बच्चे भी उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उससे लर्न करते हैं। तो अगर टीचर अपने बिहेवियर के थ्रू अच्छी एक्टिविटीज को सिखा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज प्रमोट कर रहा है, ठीक है, मतलब उस वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा है अपने बच्चों के बीच में। तो वही है कि एक्ट बिफोर यू प्रीच का कॉन्सेप्ट। इफ अ टीचर इज प्रमोटिंग हिज प्राइवेट कॉलेज, sorry, if teacher is promoting his private coaching class during official class in the school, he is indirectly imparting materialistic value in students that education is commodity that can be sold. तो अगर मान लिया जाए कि स्कूल के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक ना, वो बच्चों को मतलब ऐसे ही आलतू फालतू पढ़ा दे, ठीक है, और बच्चों को ये बोले कि भैया जिसको जो पढ़ना है ठीक से वो ट्यूशन ज्वाइन करे, ठीक है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, ठीक, ठीक से स्कूल में पढ़ाते नहीं, बिकॉज अगर ठीक से पढ़ाएंगे तो उनको फिर ट्यूशन कौन ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो अगर मतलब कहीं ना कहीं अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के दिमाग में ये बात डाल रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब ट्यूशन से ही काम चलेगा, स्कूल में पढ़ाई काम का नहीं होता, ठीक। एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ क्या, एक फैमिली है, ठीक है, मान लो ये पेरेंट्स है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट टीचर के पास आके पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, ठीक। अब देखो ये सब चीज क्या होता है हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कितना बड़ा ये इम्पैक्ट करता है बच्चे के दिमाग में, वो चीज सोचना। ये पेरेंट्स है, ठीक ना। अब क्या होता है कि मंथ के लास्ट में क्या होता है, ये बच्चा ऐसे मान लो 4-5 क्लास का बच्चा है, ठीक है, या फिर मान लो 9 क्लास का बच्चा है। अब क्या है, बहुत सारे पैसे करते हैं, बच्चों को पैसा देते हैं, भैया जाओ अपने सर को दे देना, ठीक है। अब क्या होता है, जब बच्चा टीचर को पैसा दे रहा है ना, तो बच्चे के दिमाग में चीज फिक्स हो जाता है कि ये मेरे को पढ़ा क्यों रहा है, बिकॉज मैं इसको पैसा दे रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो टीचर का जिस रिस्पेक्ट वो नॉलेज गेन करता था, जो रिस्पेक्ट होता था ना, वो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट टीचर का वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है, और कहीं ना कहीं उसको ये मतलब उसके दिमाग में बढ़ जाता है, बिकॉज ये अच्छे से इसलिए नहीं पढ़ा है बिकॉज ये अच्छे पढ़ाता है, ठीक है, टीचर अच्छा है, पर्सन अच्छा है, ठीक है। उसके दिमाग क्या है कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ इसीलिए मेरे को पढ़ा रहा है या अच्छे से ट्रीट कर रहा है मेरे को, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है वो खराब हो रहा है, ठीक, क्लियर है। तो उससे अच्छा क्या, अगर पेरेंट जो है एक टाइप से खुद जाके टीचर को दे दे, तो क्या होगा कि स्टूडेंट और टीचर में क्या रिलेशन बनेगा, सिर्फ नॉलेज का रिलेशन बनेगा, कि टीचर स्टूडेंट से नॉलेज ले रहा है, ये इसको नॉलेज दे रहा है, ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पेरेंट्स ना चाहते हुए क्या हो रहा है, बच्चे के माइंड में ये मतलब एडुकेशन इज अ कॉमोडिटी है, ठीक है, जो कि पैसे से खरीदा जा सकता है, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पेरेंट्स खुद डाल दे रहे हैं, अब बाद में ब्लेम करते हैं।
एक और आया था ना हमारा कैडबरी का एग्जांपल, क्या कि भैया देखो, अगर आपको अपने बच्चे के अंदर कुछ वैल्यूज प्रमोट करना है तो एक तरीका क्या है कि आप जैसे एग्जांपल मान लो कि आप पेरेंट्स हो, ठीक ना, आप बच्चे को ये सिखाना चाहते हो कि भैया आपसे जो बड़े हैं उनका आप पाँव छुओ, ठीक है, क्लियर है, बड़े जो आपका पाँव छुओ, ठीक। अब क्या हुआ कि आपके घर में कोई आपका रिलेटिव आए, ठीक है, आपके जो दादा दादी थे, ठीक ना, उनको आपने बोला पाँव छुओ इनके, ठीक ना, एग्जाम्पल, आपने उसका पाँव छुआ, ठीक, उन्हें आपको गिफ्ट दिया, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो सोसाइटी का जो वॉचमैन है वो आ रहा है, वो भी एजेड इंसान है, लेकिन अपने बच्चों को उसका पाँव छूने के लिए नहीं बोल रहे हो दीपावली के दिन, ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में क्या, आपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया कि ऐसे नहीं करना है, ठीक ना, आपने इस केस में क्या बच्चों को बोला कि पाँव छुओ, लेकिन इस केस में पाँव छूने को नहीं बोला है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं नहीं, वो जो अंकल आए थे ना जिनका मम्मी ने बोला था पाँव छूने के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े थे, ठीक है, वो मतलब अमीर थे, लेकिन ये इनका मम्मी ने पाँव छूने के लिए नहीं बोला, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट लोग नहीं है, ठीक है, इसलिए मम्मी ने इनका पाँव छूने के लिए मना किया, मतलब कुछ नहीं बोला, उनका पाँव छूने के लिए बोला था क्योंकि वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, ठीक है, लेकिन इनका पाँव छूने के लिए नहीं बोला बिकॉज ये लोग उतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं, इनका रिस्पेक्ट नहीं करना है हम लोग को, इनका मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये कोई सिखा नहीं रहा है बच्चा को, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स ने ऐसा काम किया है तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स उनके अंदर ये चीज वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है, कि उनको ऊंचा नीचा अमीर गरीब या फिर किसका रिस्पेक्ट करना नहीं करना वो चीज अल्टीमेटली सिखा रहे हैं। तो आगे चले क्या होगा कि इस बच्चे के माइंड, मतलब आगे चले बच्चा होगा कभी भी जो हमारा जो चाहे मतलब वॉचमैन हो गया या फिर जो प्यून हो गया, उसका रिस्पेक्ट ये बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि बचपन के अंदर ही उसके पेरेंट्स ने ये चीज कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली उसके दिमाग में चीज डाल दिया है। क्लियर है ये चीज? मतलब ऐसा लग रहा है मैं पेरेंटिंग का क्लास दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं मतलब पेरेंट्स बनने का क्लास दे रहा हूँ कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बनते हैं। हाँ तो हाँ वही बोला जो भी है, ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है, सब चीज हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है हम खुद ही ऐसा मतलब ऐसे उनके दिमाग में ये चीज डाल देते हैं, ठीक है, अपने बिहेवियर से। हम लोग जानबूझ के नहीं करते, लेकिन एक्सीडेंटली डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या, अ चाइल्ड हु इज पनिश्ड बाय द टीचर विल हेल्प डेवलप ए रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है, तो कोई बच्चा है रोज मार खाता है स्कूल में, तो वो एक उसके अंदर रॉन्ग एटीट्यूड आ जाएगा, क्या कि बिना मार खाए किसी को कुछ पढ़ाने सिखाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो कल को बच्चा टीचर बनेगा तो वही बच्चों को मारेगा, बिकॉज उसने खुद बचपन में अपने स्कूल से अपने टीचर से ये सीखा है कि भैया अगर कुछ सिखाना है बच्चों के अंदर कुछ वैल्यूज डालना है तो आप उसको मारो। तो when same child goes to school, college, he would think it is the right to get junior, ठीक है, उसको क्या लगेगा भैया जूनियर का रैगिंग करना अच्छा काम है। When he becomes father, he would think physical punishment is right way to discipline children, क्योंकि बचपन में उसको खुद ऐसा चीज मिला, तो इसलिए उसने दिमाग में क्या बैठ गया कि भैया बिना मार खाए बिना फिजिकल पनिशमेंट के तो आप बच्चा सुधर ही नहीं सकता है, ठीक है। एंड ही विल बिकम अ कॉप, अगर पुलिस बनता है तो क्या होगा कि उसके माइंड में सेट हो चुका है बिना मार खाए तो कुछ हो नहीं सकता, वो भी क्या करेगा फिर आपका कहीं ना कहीं जो कैदी लोगों के साथ जो होगा कहीं ना कहीं कस्टोडियल टॉर्चर करेगा अपने कैदियों को, ठीक है, वो सब काम करेगा। ही वुड थिंक कस्टोडियल टॉर्चर इज जस्टिसिएबल टू एग्जैक्ट कॉन्फेशन एंड क्रिमिनल एंड सो ऑन, क्लियर। तो देख क्या रहे हो, स्कूल के अंदर बच्चे ने मार खाया, लेकिन उसके अंदर वो क्या क्या चीज कर रहा है, बड़ा होकर जो बच्चा मार खाया उसके अंदर दिमाग में बैठ गया कि भैया बिना मार खाए सुधर नहीं सकते, बिना मार खाए कोई सच नहीं बोल सकता, बिना मार खाए डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। तो जब बच्चा बड़ा होगा तो कॉलेज में आके रैगिंग करेगा, ठीक है, बच्चों को अपने खुद के बच्चों को मारेगा, पुलिस वाला बन गया तो कस्टोडियल के अंदर कैदियों को मारेगा, ठीक है। Thus, both the family and the school shape up the moral and social person of an individual, ठीक है, मतलब क्या एक जो हमारा सोसाइटी, स्कूल और हमारा जो फैमिली होता है, ये सब लोग मिलकर क्या होता है एक बच्चे का मोरल और सोशल पर्सनैलिटी डेवलप करता है, ठीक है। द तो मतलब क्या होता है द फॉर्मल इनिशिएट, तो मेनली क्या होता है कि हमारा जो फैमिली जो होता है ना फैमिली, वो कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है, ठीक है, और हमारा सोसाइटी होता है उसको कहीं ना कहीं मतलब ट्यूनिंग देता है, फिर फाइन टचअप देता है हमारा, ठीक है। उसमें स्कूल भी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक, एक आइडियल टीचर को खुद स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब क्या वो हमेशा उसके अंदर लर्निंग कुछ नया सीखने का जो जज्बा होता है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो खुद को टाइम विद द टाइम वो खुद को मतलब एक टाइप से इनोवेट कर पाए, न्यू न्यू मेथड्स सीख पाए, टाइम के साथ खुद को एडजस्ट कर पाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि मतलब वो मतलब जैसे 20 साल पहले जो कोई मतलब जो पढ़ा रहा है कोई मान लो टीचर, तो ऐसा नहीं कि 20 साल पहले जो किताब खोल के हो गया तो उसके साथ ही किताब साथ पढ़ा रहा है, ठीक, ऐसा नहीं। विद द टाइम अगर चेंज हुआ तो उसको सीखना पड़ेगा भैया कि ऑनलाइन एजुकेशन हुआ तो कैसे पीपीटी बना के करना चाहिए, बच्चों को समझ में नहीं आया तो कैसे एग्जाम्पल उनको देना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक, अगर मान लो मैं बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया उसको यूज करना स्टार्ट कर दो तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का मतलब एक टाइप से वो
जो मतलब माइंड लगा रहता है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ तो उनके माइंड के अंदर वो चीज फिट बैठ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या होता है कि एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, ठीक। अगर मैं बच्चे के साइंस क्लास में हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ क्या कि जो होता है रेड का जो होता है ना वेवलेंथ हो गया, ये चीज हो गया, तो रेड कलर हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल या रेड कलर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन कॉमनली होता है, ठीक। तो अब क्या होता है आपने बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे दिया वो बोल दिया अच्छे खासे इंग्लिश में, शेक्सपियर वाला इंग्लिश में बच्चे को समझा दिया, ठीक है, वो मैटर नहीं करता फिर। अब जैसे एग्जाम्पल दे दिया, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट यहाँ पर है, आई थिंक होगा, तो नॉर्मली क्या होता है एक साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, क्या, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। उतना डीप में मत जाना, ठीक ना। मेनली क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो शेयर करता है, ठीक ना, दो एटम शेयर करता है या फिर दो एलिमेंट शेयर करता है। आयनिक में क्या होता है पूरा का पूरा वो दे देता है, ठीक है। अब नॉर्मल सा क्या होगा, साइंस का क्लास ऐसे ही स्टार्टिंग में 9 10 के बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है, ठीक है। और वैसे में अगर बुक के अंदर का एग्जांपल दो कि अरे इसने अपना जो इसके पास एटम था उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक ना, तो इसके पास एक्स्ट्रा एटम था तो इसने ट्रांसफर कर दिया तो आयनिक हो गया। इसके पास मान लो एक्स्ट्रा एटम नहीं है तो लेकिन तब भी 8 पूरा करना है ये लोग को, तो उसको शेयर करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको आप ये समझाओ कि मान लो स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन होने वाला है, ठीक है। हेड टीचर आके सब क्लास में देखने वाला है कि भैया बेंच वगैरह है कि नहीं सब क्लास के अंदर, ठीक। तो एक सिचुएशन क्या हो सकता है कि भैया सब क्लास में एक बेंच हो, क्लियर, किसी के पास मान लो 2 बेंच है तो एक बेंच वो किसी को दे दे, एक्स्ट्रा बेंच है तो एक्स्ट्रा दे दे किसी और को, तो उसके पास भी एक बेंच आ जाएगा उस क्लास में भी। तो ये केस हो गया मेरा आयनिक वाला, ठीक है, एक्स्ट्रा है तो किसी और को दे दिया उसने। दूसरा क्या होता है कि मान लिया जाए कि एक ही बेंच है, ठीक है, लेकिन अब वो क्या करेगा कि मान लो कि डीन अगर मान लो कि आया इस क्लास में चेक किया उसने, ठीक है, इस क्लास में चेक किया उसने। अब मान लो इस क्लास से चेक करके जब दूसरे क्लास में जा रहा है तो बच्चा क्या करेगा सेम टाइम में इस क्लास का बेंच उठा के उससे क्लास में दे देगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है एक ही बेंच को शेयर करके दोनों काम चला रहा है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया मैं कोवेलेंट का। तो अब क्या हुआ बेंच, क्योंकि चाइल्ड बच्चा स्कूल में जाएगा तो बेंच देखेगा तो उसके एग्जाम में उसके माइंड में एग्जांपल हिट करेगा तो वो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो मतलब वही होता है कि जो आइडियल टीचर वो होता है कि जो कहीं ना कहीं एक खुद एक स्टूडेंट के ऐसा सोचे कि भैया स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा, ठीक है, और कैसे मैं इनोवेटिव मेथड्स यूज करूं जिससे कि बच्चे को समझ में आए, ठीक। एन आइडियल टीचर ऑलवेज ट्राई टू लर्न, उसके अंदर खुद लर्न करने का इच्छा रहेगा कि मैं चीजों को सीखूं और अच्छे से समझाऊं जिससे बच्चा और सेटिस्फाई हो सके। एन आइडियल टीचर ऑलवेज ट्राई टू लर्न एंड इवॉल्व हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक। सच अ टीचर इज इन अ कॉन्स्टेंट pursuit to will इतना टीच, मतलब क्या होता है कॉन्स्टेंटली वो ट्राई करता है कैसे अपने सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहा है बच्चों को और क्लियरिटी आ पाए। डेडिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, ये नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए वो पढ़ा रहा है, ठीक। क्योंकि पैसे के लिए अगर पढ़ा रहा है तो क्या होगा उसका ध्यान घड़ी पे जाएगा, टाइम पे जाएगा, ठीक है, टाइम पे जाएगा, फिर वो सोचेगा पैसे मिले या ना मिले, ठीक है। अगर पैसे नहीं मिले तो अल्टीमेटली फिर डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा बच्चों के साथ, टोकना स्टार्ट कर देगा और टाइमिंग ठीक से अपना इनपुट नहीं देगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो डेडिकेशन उसका होना चाहिए कि क्या अगर वो टीचर है तो उसका मेन फोकस होना चाहिए टीचिंग के ऊपर, ठीक है। बाकी चीज हो नहीं वो अलग चीज है लेकिन उसका मेन फोकस हमें टीचिंग पे होना चाहिए, ठीक। तो टीचिंग फॉर द टीचिंग सेक इज नॉट गोइंग टू हेल्प, सिर्फ पढ़ाने के लिए उसको नहीं पढ़ाना है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ाना है। अ टीचर मस्ट बी कमिटेड टू इम्प्रूव लर्निंग, ऐसा नहीं बोले कि भैया मैं तो तुम्हारा सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करवा दिया अब तुम्हारा मतलब है कि तुमको समझ में आया नहीं आया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को ऐसा होना चाहिए जिसका ये कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे बच्चों को समझाना है, अगर पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। A teacher must be committed to improve learning standard in schools and he must set an example for student, ठीक। ओपन टू क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है तो उसको आप झाड़ दो क्या बकवास क्वेश्चन पूछा चुप रहो, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं बोले, क्योंकि इससे क्या होगा अल्टीमेटली आप क्वेश्चन जो बच्चों को रोट लर्निंग की तरह प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, कि भैया जो किताब में लिखा है चुपचाप पढ़ के वो कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए एक क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है, एक केस है एक बच्चा मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक टीचर है, एक बच्चे ने क्लास में पूछ लिया कि सर क्यों बहती है पवन, ठीक है, क्यों मचलता है वाली शायद जो भी मान लो कि फालतू उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या है कि एक टीचर ये बोल सकता है कि भैया हट बैठ यहाँ से फालतू बकवास कर रहा है, जा पनिशमेंट दे दिया, तो उससे क्या अल्टीमेटली हो सकता है उसका माइंड के अंदर क्वेश्चन आया कि भैया हवा क्यों चलता है, तो टीचर उसको बोले क्या फालतू क्वेश्चन पूछा हवा क्यों चलता है वो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि टीचर जवाब नहीं देगा उस बच्चे को, तो कहीं ना कहीं बच्चा पूरा क्लास उसके ऊपर हंसेगा, एक बार हंसा पूरा क्लास तो क्या होगा अल्टीमेटली वो बच्चा अगली बार कोशिश नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा क्वेश्चन पूछे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बच्चे का जो रैशनैलिटी होता है, ठीक है, रैशनैलिटी जो होता है उस बच्चे का जो क्यूरियोसिटी होता है आप उसको मार रहे हो, ठीक है, आप उसको मार रहे हो किल कर रहे हो, फिर आप कंप्लेन करोगे कि हमारे कंट्री के अंदर लोग रैशनल नहीं है, ये नहीं है भैया, क्योंकि रैशनलिटी को तो बचपन में उनको टीचर ही खुद मार देते हैं उस रैशनलिटी को, ठीक है। अब ऐसे इस क्वेश्चन ने पूछा कि भैया क्यों चलता है पवन या सर हवा क्यों चलता है, तो उस बच्चे को आप समझाओ
कि देखो भैया प्रेशर ऐसा होता है कि मान लो तुम अगर कुछ गर्म करोगे, पानी गर्म करते हो, क्या होता है, भाप निकलता है। भाप कहाँ से निकला, पानी से निकला। इसका मतलब क्या कि पानी के अंदर से भाप, पानी उबल के नहीं निकल गया, तो वहां पे आपका क्या, अब पानी जो वहां पे था वहां पानी कम हो गया, तो पानी कम हो गया, हवा मतलब जो हवा ऊपर हुआ, ठीक है, हवा भारी होता है, ठीक है, हवा भारी जो होता है नीचे रहता है, हवा जब गर्म होता है तो फैलता है, फैलने का हवा हल्का होता है तो फिर ऊपर चले जाता है हल्का, ठीक है। तो यहाँ पे खाली जगह बचा, खाली जगह बचा तो क्या होगा कि वहां पे फिर दूसरा हवा दौड़ के आता है उसको भरने के लिए, इसलिए हवा चलता है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे जब आप जवाब दोगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं बच्चा भी थोड़ा मतलब क्लास के नजर में थोड़ा इंटेलिजेंट, मतलब उसको लगेगा कि नहीं अच्छा क्वेश्चन पूछा टीचर ने, उसको अच्छा जवाब दिया। तो बच्चे के अंदर क्या होगा अल्टीमेटली, अगर आप भले ही फालतू क्वेश्चन क्यों ना पूछा, आप उसको अगर जवाब दोगे तो उसके अंदर क्या होता है, आप कहीं ना कहीं बच्चे का क्यूरियोसिटी प्रमोट कर रहे हो बच्चे के अंदर, ठीक है, और उसका क्वेश्चन पूछने का मतलब जज्बा कर रहे हो, उसको रेसिलिटी प्रमोट कर रहे हो, ठीक। तो बॉर्नविटा और सेरेलैक्स या फिर जो ये होता है ना, ये सब खाने से रेसिलिटी नहीं आता है, ठीक है, क्यूरियोसिटी नहीं आता है। क्यूरियोसिटी आता है जब आप बच्चे को क्वेश्चन पूछने को मतलब एक टाइप से उसका जो क्वेश्चन का आप जवाब दो, ठीक है, ओपन टू क्वेश्चन रहो, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप उसको मना मत करो, आप उसको जवाब करो, डील करो, उसे क्वेश्चन को सुनो। तो एक टीचर अच्छा अच्छा टीचर वो होता है जो कि ओपन टू क्वेश्चन होता है। सच अ टीचर अप्रिशिएट द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन इन द, मतलब जो क्यूरियोसिटी होता है, जो डाउट्स होता है, उसको बोलता है कि भैया तुम बच्चों डाउट्स लाओ, डाउट्स पूछो, ठीक है, बच्चों को इनकरेज करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक। अल्टीमेटली क्या होता है, ये बहुत ही मामूली चीज लग रहा है सुनने के अंदर, लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली वो बच्चा जब बड़ा होगा तो जो क्वेश्चन पूछने का जो हैबिट उसका टीचर ने डेवलप किया ना, वो जब सोसाइटी के अंदर जाएगा तो अच्छा सिटीजन, अच्छा वो बनेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज हुआ, अच्छा सोसाइटी के अंदर जो हमारा अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस है उसके ऊपर वो क्वेश्चन उठाया कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि बचपन से उसको उसके टीचर ने एक टाइप से उसके अंदर वो वैल्यूज प्रमोट किया क्वेश्चन पूछने का। ही और सी नोज दैट क्यूरियोसिटी शुड बी अप्रिशिएटेड एंड गाइडेड इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। सेट स्टैंडर्ड, वो अपना कहीं ना कहीं रोल मॉडल के रूप में खुद को बच्चों के सामने रखता है कि स्टैंडर्ड सेट करता है। अ गुड टीचर इज नॉट हु जस्ट टीच वेल, ही शुड आल्सो बी समवन हु स्टूडेंट कैन लुक अप इनटू द इवोल्यूशन। मतलब जब बच्चों को मतलब एक टाइप से अपना रोल मॉडल चुनना है तो टीचर उसका रोल मॉडल बोल सके, अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में उसको एक टाइप से प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल बाय ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली ही कैन सेट एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, क्लियर। अगर क्लास के अंदर वो सब बच्चों को इक्वल ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो कहीं ना कहीं वो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहा है, ठीक। ऑप्टिमिज्म, मतलब उसको आशावादी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा अगर फेल हो गया एक बार में तो उसको बोले कि अरे तुमसे पढ़ाई लिखाई तो होगा नहीं, तुम्हें पैसा बर्बाद कर रहा है, सब ऐसा ना करे, ठीक। उसको होप देखिए, कोई बात नहीं, ये सब रीजन था, मैं तुम कोई डाउट है तुम मेरे से कभी पूछ सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा तुम कभी भी कॉल कर, ये लो मेरा नंबर, कोई प्रॉब्लम है तुम मेरे से पूछ सकते हो, ठीक, कोई डाउट होता है पूछ सकते हो। तो इससे क्या होगा, बच्चे को आप कहीं ना कहीं होप दे रहे हो कि भैया तुम इंप्रूव कर सकते हो। Such a teacher always try to make his students remain hopeful and full of zeal, ठीक। A good teacher should inspire hope, उसका क्या है उसके बच्चों के अंदर लर्निंग को लेके मतलब इंटरेस्ट जगाना वाला। क्रिएटिव मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब में जो लिखा है उसको पढ़ा देना, ठीक है ना, ठीक है, उसको क्रिएटिव होना पड़ेगा, न्यू न्यू क्रिएटिव आइडियाज बच्चों के अंदर वो वैल्यूज को डालना पड़ेगा, एजुकेशन या नॉलेज को डालना पड़ेगा। अ टीचर मस्ट ट्राई टू मेक हिज स्टूडेंट नेवर लूज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, ठीक है, अपना सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ना खोए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सच अ टीचर ऑलवेज कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि ऐसा टीचर जो होता है वो क्रिएटिव होता है, मतलब क्या कि बच्चे कभी भी सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ना खोए, इसीलिए क्या होता है वो टीचर बुकिश एग्जाम्पल को ना यूज करके रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चुनता है, ठीक है। फॉर हिम अ सब्जेक्ट इज मच बियॉन्ड द फोर वॉल ऑफ क्लासरूम, ठीक, उसके लिए सब्जेक्ट जो है सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, उसके लिए वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक वे ऑफ लाइफ है जो कि बच्चों को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। क्लियर है? ये हमारा एक आइडियल टीचर का वो रहा। अरे मेरे में सारे क्राइटेरिया फिट हुआ है, ठीक है। कितना खुद का तारीफ करता हूँ मैं, छी छी। ठीक है, चलो। अब ये हो गया माई टीचर कैसे था, मतलब बहुत क्वेश्चन आता है ना कि वो सब इसमें देख लेना, कुछ नहीं है इसमें। तो आज फिर यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन कल देखेंगे। एक सेकंड रुकना। रोल ऑफ एजुकेशन, हाँ ये कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब देखते क्या हमने देख लिया, क्या कि स्कूल का क्या एजुकेशन रोल रहता है, फैमिली का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल होता है, ठीक है। हम लोग लास्ट टॉपिक आज का क्या है कि रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या रोल होता है एक बच्चे के लाइफ में। Science increases rational thinking and questioning old age belief, which in turn make a person ask question against orthodoxy and the bad practice in the region and social life, ठीक है। अब नॉर्मल सा बात है, जैसे एग्जांपल लिया, ठीक, एक सोसाइटी है हमारा, ठीक है,
उसके अंदर क्या बचपन से देख रहा है क्या कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसको मम्मी को या सिस्टर को किचन में नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है, अच्छा से मना किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्या है कि उसको जनरल लेके चलता है, लेकिन जो बच्चा स्कूल जाता है, जब वो पढ़ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तब उसको समझ में आ रहा है मेंस्ट्रुएशन ना हो तो ये ह्यूमन प्रजाति ही नहीं रहेगा, ठीक है। तब क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई ये तो नेचुरल फेनोमेना है, इसमें ऐसा क्या चीज है कि मतलब खा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसमें प्योरिटी या इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। तो क्या होता है फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू जो उसका अवेयरनेस आया उसके अंदर, जो इनलाइटमेंट आया उसके अंदर, ठीक ना, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा, भैया ऐसा क्यों, यहाँ पे प्योरिटी इम्प्योरिटी क्या लेना देना है, ठीक है। लिटरेचर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर एंड विद सोशल वैल्यूज इज गिवन एरिया। तो एक एरिया के अंदर कैसा सोशल वैल्यू, लिटरेचर ये हेल्प करता है हमें समझने में। एन अकाउंट ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट लीडर लाइक गांधी जी का जो लाइफ हो गया, ठीक है, फिर ठीक जी हो गया, तो कैसे वो इंजस्टिस के खिलाफ लड़े, वो हमको सीखने को मिलता है उनके लाइफ से। कंटेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट बुक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्पार्टिंग वैल्यू सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप स्कूल मतलब कि ठीक है, जैसे मान लो अब क्या होता है, एक स्कूल बुक है, ठीक है, स्कूल बुक में अगर मान लिया जाए कि अगर पुलिस को हमेशा मेल दिखाया गया, मतलब इमेज बनाया जाता है ना कि मान लो हमेशा एक बॉय को पुलिस का वर्दी में दिखाया गया, पुलिस लिखकर, और एक लड़की को नर्स में मतलब दिखाया गया, तो अल्टीमेटली क्या होता है उस बच्चे के दिमाग में बैठता है कि भैया पुलिस का जो काम है कहीं ना कहीं लड़कों का काम है, नर्स का काम कहीं ना कहीं, नर्सिंग डिपार्टमेंट लड़कियों का काम है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वैल्यूज को, या फिर वो वैल्यूज सही हो या गलत हो मैटर नहीं करता, लेकिन वो टाइप का वैल्यूज को प्रमोट करता है, ठीक है, थिंकिंग को प्रमोट करता है। The context of textbook plays important role in imparting value system. For example, if a textbook has passages which show women as only homemaker, it inculcates age-old gender role in the mind of child. ठीक है, अगर ये दिखाया कि घर की औरतें ही काम धो रही है, बर्तन धो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होता है बच्चे के अंदर भी आ जाता है कि भैया ये सब करना तो लड़कियों का काम है, वही नर्स बनना तो लड़कियों का काम है, पुलिस में आना तो लड़कों का काम है, ठीक। एजुकेशन ऑल्सो टीचेस इंपॉर्टेंट वैल्यूज थ्रू स्टोरीज, स्टोरीज के थ्रू भी वैल्यूज हमको सिखाया जाता है, ठीक है। And real life example through for example lesson of Karen Hillen teacher important of written reminder, ठीक है, सिमिलर लेसन किताब ये, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। तो एडुकेशन में रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करके और जो पढ़ाता है उसका यूज करके क्या होता है हमारे अंदर भी वैल्यूज वगैरह को डालता है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है कि हाउ टू सोशल वैल्यू अमंग चाइल्ड। अब मेनली क्या है कि चाइल्ड के अंदर सोशल वैल्यूज कहाँ से आता है, तो टेकिंग देम टू ओल्ड एज होम। अब जैसे मान लो आपको अपने बच्चे के अंदर कुछ वैल्यूज प्रमोट करना है, तो अगर आप उसको सिखाते रहोगे बोलते रहोगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल शो करना पड़ेगा। जैसे आप चाहते हो कि बच्चे जो है बड़े होके आप चाहते हो कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं कल को हम बूढ़े होंगे बच्चे हमारा देखभाल करें, ठीक है, बच्चों समझे उनके अंदर ये वैल्यूज प्रमोट हो कि हमारा जो रिस्पॉन्स जो हमारा ओल्ड एज है, ठीक ना, ओल्ड पर्सन जो हमारे फैमिली की उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों का वो संभालना। तो अगर वो वैल्यू चाहते हो प्रमोट करना तो तरीका क्या है, बचपन से इस बच्चे को ओल्ड एज होम ले जाओ, जिससे कि उस बच्चे के अंदर कॉम्पेशन का वैल्यू है, ठीक ना, और कहीं ना कहीं वो उस चीज को मतलब यूज टू हो जाए उस चीज से। टेकिंग देम टू उसको, अगर आप चाहते हो कि बच्चे के अंदर साइंस एंड टेक या सेक्युलरिज्म का या फिर टॉलरेंस का वैल्यू प्रमोट हो, तो आप उसको हिस्ट्री के अंदर जो अलग अलग मतलब रीजन के लोगों ने वॉर लड़ा था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, आप उसके बारे में उसको बताओ, जिससे कि उसके अंदर सेक्युलरिज्म और टॉलरेंस का मतलब कैसे हो सके, ठीक है। आप उसको कल्चर के बारे में बताओ, म्यूजियम अलग अलग, आप क्या अलग अलग कल्चर के बारे में आप बताओगे तो बच्चों को खुद लगेगा कल्चर में सब अलग अलग है लेकिन तब भी सब रह रहे थे। इसका मतलब क्या है कि कल्चर जो होता है कि सबका अलग अलग होता है, ठीक ना, इसीलिए हमको एक दूसरे कल्चर रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बच्चा जो कल को बड़ा होगा वो टॉलरेंस होगा, सेक्युलरिज्म बनेगा, सेक्युलर बनेगा। ट्री प्लांटेशन, बच्चों को अगर बचपन से ट्री लगाना सिखाया जाएगा तो क्या होगा, बच्चों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का वैल्यूज आएगा उनके अंदर, ठीक है। क्लीनलीनेस का अगर बच्चों को ये सिखाया गया, अरे कचरा जो है उसको डस्टबिन में डालो, स्कूल में होता है ना कि कचरा देखोगे डस्टबिन में डालो, तो क्या होता है बच्चा के अंदर कहीं ना कहीं उसके कारण क्या होता है कि एक साफ सफाई का रखने का एक एटीट्यूड डेवलप होता है, एक वैल्यू डेवलप होता है। योगा उसको सिखाओगे तो क्या होगा कि कैसे माइंड को पीसफुल रखा जाए, ठीक है, कैसे फोकस किया जा सके, ठीक है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स कैसे हो सके, ये सब चीज के तो आप बच्चों के अंदर वैल्यूज को प्रमोट कर सकते हो। क्लियर है, तो आज हम यही तक रहने देते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है?